बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे आपका हमारा साथ होता है 9 बजे से, और हमें पता होता है आप लोग बड़ी बेचैनी से हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हमारा शो नहीं देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है दुनिया में। बहरहाल इसी के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। कराची से लाहौर तक लोग सुहाने मौसम का मज़ा उठा रहे हैं और सुबह सुबह उठते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन देखते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि फाइनली आज हमें गर्मी में दफ्तर या वापसी में भी नहीं आना पड़ेगा। कराची में भी अच्छा मौसम है, लेकिन देखिए इसके पेश नज़र ये जो मौसम चल रहा है, अच्छा मौसम का मतलब होता है अच्छी बारिश, और अच्छी बारिश का मतलब होता है कि लोगों के चेहरों पे खुशी। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी सी मायूसी वाली बात है, क्योंकि हो सकता है कि जो न्यूजीलैंड दौरा करने आई हुई है पाकिस्तान, उसके कुछ मैचेस मुतासिर भी हो सकते हैं बारिश से। बिल्कुल, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं होता, होती है कभी। अब इससे मुतासिर तो जब आपने बात कही ना फैसल, तो मुतासिर तो आवाम भी हो रहे हैं, और बारिश से नहीं हो रहा है इतना जितना हम ये देख रहे हैं कि महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। और रात गए जो ऐलान हो गया, तो वो ऐलान क्या हुआ? वो ऐलान हो गया है जी, पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है, और अब जो कीमत सामने आ रही है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 53 पैसे का इजाफा कर लिया। तो यूं आप समझ लीजिए कि ये कीमत हो गई है जनाब 293 रुपए 94 पैसे। इसे आप 93 के बजाय 294 कह दें, टोटल फुली कर लें, 294 जी हो गया है, और बस 6 मजीद रुपए बाकी हैं इसको 300 में जाने के, जिसके लिए बस क्या कह सकते हैं। देखिए खदशा तो इससे भी ऊपर का है, क्योंकि जिस वक्त IMF ने कहा है कि आपने सब्सिडी ख़त्म करनी है और सेल्स टैक्स भी इस पे लगाना है, तो खाकम बदन, लेकिन अभी तो शुरुआत ही है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है लोग तो कहेंगे, और लोग बहुत कुछ कहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग जो हैं वो पेट्रोल के इस इजाफे पे जो कीमत में हुआ है उस पर क्या राय रखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। डीजल के भी पैसे बढ़े, जी 8 रुपए 14 पैसे। और साथ ये भी है कि इससे पहले भी कीमत बढ़ी थी, और रमज़ान में भी हमने देखा, फिर उसके बाद बिल्कुल फ़ौरन ईद के बाद भी कीमत बढ़ गई है। तो 4 रुपये 53 पैसे जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया है। घबराने की बात यह है कि ये फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि IMF के साथ जो डील है उसके मुताबिक IMF ने कहा है कि जी आपने सेल्स टैक्स भी बढ़ेगा, आपको सेल्स टैक्स भी इस पर बढ़ाना है, और उसके साथ साथ अगर सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो फिर उस पर भी वो इजाफी बोझ। अच्छा, अब ज़ाहिर ऐसे में जब इस तरीके के ऐलानात होते हैं, ज़ाहिर रात गई ऐलान होता है, क्योंकि नई डेट से इतलाक होना होता है 12 बजे से। अब उस पर जो रद्द-ए-अमल आता है शहरियों का, वो क्या होता है, वो क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। कुछ नहीं कह सकते बोल के क्या करेंगे, तो होना क्या, या तो होना क्या कि उस पर कुछ हो रहा हो। सर मैं क्या बोले, हम तो कुछ नहीं बोल पा रहे। कोई नहीं, ऐसे बड़ा है यार, क्या बोले इनको, बंदा पता नहीं सर इस बारे में। मैं तो कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं। भाईजान महंगाई तो हुई है, अब क्या बोल सकते हैं इसमें। कर रहे हैं गुजारा जैसे कर रहे थे। तो कम है 4 रुपए 53 रुपए पैसे, ऐसे ही बता रहा हूँ। ये तो और होना चाहिए, कम में 453 रुपए बढ़ना चाहिए। ये आवाम कराची की आवाम है भाई, ये पाकिस्तान है। अबे रोटी सस्ती करके पेट्रोल महंगा करने का क्या फायदा इनको हुआ। बात तो वहीं आ गई, कान इधर से नहीं पकड़ा इधर से पकड़ लिया। पेट्रोल सर ये ज्यादती है हमारे साथ, हर बार ज्यादती करते हैं, हर जो भी आता है वो भी ज्यादती, ये भी उनसे बढ़ के, वो मतलब किससे हम कोऑपरेट करें। बराए मेहरबानी ये पेट्रोल का और जो होता है ये आटे चीनी का ये बुरहान है, इसको कम किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। तो आवाम की राय आपने सुन ली। एक शहरी तो इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता थे, वो ये कह रहे थे कि ये कम है, इसको आप 400 पर ले जाएं, कम है ये। और वो उसको मतलब आपको लग रहा होगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लोगों के दिल जले हुए हैं। उसके बाद उनके कमेंट्स बेचारे अब इस मामले पे आ गए हैं कि आप कहेंगे भी तो क्या करेंगे, तो फिर अगर बढ़ाना है तो एक साथ ही बढ़ा दें। अब होता यह है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं वो भी अब अपनी मनमानी पे आ जाते हैं। तो अब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन है, उन्होंने कह दिया कि जी हम जा रहे हैं हड़ताल पे, डीजल और पेट्रोल की सप्लाई हम बंद कर रहे हैं, और नाप तोल की कमी के खिलाफ आज से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी और मुल्क के तमाम हवाई अड्डे, इनको भी पेट्रोलियम की मसनूआत की सप्लाई नहीं की जाएगी। ये बताएं, आप सोचें इससे एक नया एक बहरान खड़ा हो सकता है। तो एसोसिएशन का मजीद आगे ही कहना है, अब उनके ये मुतालबात हैं।
وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات جب تک منظور نہیں کیے جاتے ہم سپلائی معطل رکھیں گے. اور ایسوسی ایشن آگے یہ کہتی ہے کہ پی ایس او حکام اور ڈی سی اسلام آباد کو ہم نے نوٹس بھجوائے لیکن کوئی جواب نہیں ملا. اور ایسوسی ایشن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ جی جو میٹرائزڈ سسٹم کے تحت بھرائی کا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے. واٹ از میٹرائزڈ سسٹم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا جاننا. اور ایسی سچویشن میں جب پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری ہے اور پھر دوسرا یہ کہ پیٹرول کے پرائز بھی بڑھ گئے ہیں, ایسے میں اور پھر جو ادارے خاص طور پہ جو اگر ہوائی اڈوں کو سپلائی معطل ہوگی تو وہاں کیا سچویشن ہوگی. پی آئی اے آلریڈی خسارے میں ہے, پرائیویٹائزیشن کے وہاں پر معاملات چل رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا اہم ایشو بن سکتا ہے. اچھا, آپ نے جو بات کی نا صدف کے میٹرائز سسٹم, اس وقت جو ہے وہ مینولی پیٹرول کا جو ہے وہ ناپ تول کی جاتی ہے, جو گیج سسٹم ہے اس سے کیا جاتا ہے. آپ نے فیول پمپس پہ دیکھے بھی ہوں گے. ناؤ جو اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ میٹرائز سسٹم سے بھرائی کریں, تاکہ اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ جو گیج سسٹم ہوتا ہے مینول, اس میں ناپ تول اوپر نیچے ہو سکتا ہے, میٹرائز میں یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اب کب نکلتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ٹینکر والا ہے اس کو پیسے زیادہ نہیں پڑتا. ایسی بات ہے آپ کے جو ہے وہ ٹینک میں تو کم آیا لیکن یو ہیو ٹو پے دا سیم اماؤنٹ. تو اب سچویشن یہ ہے کہ جی فیول پرائس بڑھ چکے ہیں, آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن ہڑتال پہ جا چکے ہیں, عوام کا صبر کا پیمانہ ایک بار لبریز ہو چکا ہے, لیکن یہیں پہ فل سٹاپ نہیں ہے کیونکہ پیٹرول کی پرائسز آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بڑھیں. بس ہم کہتے ہیں, بس کیا کہہ سکتے ہیں, عوام پہلے ہی, اور آپ نے کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عید پہ کتنی شاپنگ کی ہے, 70% تو سامان خریدا ہی نہیں گیا ہے. دکاندار تاجر یہ بتا رہے ہیں وہ خریداری نہیں ہوئی جو عید پہ ہوا کرتی تھی بیکاز آف مہنگائی. اور مہنگائی اس سے ایک نیا طوفان سامنے آئے گا مہنگائی کا, کیونکہ پیٹرول پرائز بڑھ گئے ہیں. اللہ رحم کرے آنے والے دنوں میں عوام پر. اب ایک ایسا ایشو فیصل جس پر ہم بات کر رہے تھے اور یہ واقعہ پیش آیا عید کے دنوں میں, اس کی ویڈیو سامنے آئی. اس ویڈیو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے لڑکی پر تشدد کیا جا رہا تھا چلتی ٹرین میں. اس کے بعد پتہ ہی چلتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش ملتی ہے. اب اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ چلتی ہوئی ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کا شکار مریم نامی جو لڑکی ہے اس کی موت خودکشی ہے یا قتل, یعنی کہ اب اس پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے. تحقیقات کے لیے ریلوے انتظامیہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ہم نے کل بھی یہ جو فوٹیج ہے اس پہ بات بھی کی تھی, اور اس کے ساتھ ان کا ایک بھتیجا وہ بھی اس میں ٹرین میں تھا ان کے ساتھ. یہ بتائیں کہ کیوں اس کو خودکشی کے پہلو سے دیکھا جا رہا ہے جب ویڈیو بہت. ہاں, یہ نہیں, انتظامیہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس نے خود چھلانگ بھی لگا دی ہے, حالانکہ جو بھائی ہے ان کا اور خاص طور پہ جو بھتیجا ہے جو اس میں اس ٹرین کے میں اس بی بی کے ساتھ ہی تھا, اس نے بھی یکسر جو ہے اس کو مسترد کیا. اس نے کہا کہ ہم سے اس کو الگ کر دیا تھا. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بیوٹی پارلر میں یہ خاتون کا ملازمت کرتی تھیں, اور 7 اپریل کو جو ہے یہ کراچی سے عید منانے جڑاوالا آ رہی تھیں, اور ساتھ میں بیٹا بھی تھا. جی, اور ریلوے پولیس اہلکار جو ہے میر حسن تشدد کے بعد مریم کو اپنے ساتھ لے گیا تھا, اور اس کے اہلکار نے قتل کیا ہے. یہ جو بھائی ہیں مریم کے وہ اس پہ الزام لگایا ہے. پرس, نقدی اور زیور بھی غائب ہے. اب یہ ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے, اور جو بیٹا تو ان کے بھائی کا تھا, یعنی کہ جو خاتون کا بھتیجا, جی, اور اب اس کا بیان جو ہے نا, ناؤ دیٹس ورتھ آف لسننگ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھپھو نے گھورنے پر پولیس اہلکار کو ڈانٹا تھا, اور اس کے بعد یہ تمام تر واقعات پیش ہوا ہے. وہ بچہ, اس کا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ ہے, اور جو اہل خانہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے یہ سن لیتے, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں. پولیس والا کھڑا تو انہوں نے کہا کہ آگے چلو. پھپھو کہتی میں نے نہیں جانا, مجھے ایسے گھور کے مت دیکھو. پھپھو اپنا روزہ کھول لی تھی تو پھپھو کو بولتا آگے چلو. پھپھو کو جب لے کے گئے تو ہم لوگ وہیں پر بیٹھے رہے, تو پھر تھوڑی دیر بعد ٹرین رکی, ہم اسٹیشن پہ رکے, تو وہاں پر ہم ایک پولیس والے کے ساتھ آگے گئے تو ہم لوگ کو ہماری پھپھو کی لاش ملی. میری بہن کراچی آ رہی سی اپنے پنجاب عید کرنے واسطے اپنے گاؤں, اور اتو رستے چ نذیر حسین تھانے دار اندی ایک کال آئی ہے کہ تہاڈی بہن دی لاش ملی ہے, اودے نال 2 بچے بھی ہے نے, تو لہٰذا تسی آ کے لے جاؤ. اور بعد سانو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. ویڈیو چ ویکھیا گیا کہ بھی اس میری بہن ایک کانسٹیبل مار رہا ہے, انہوں قتل کیتا گیا باقاعدہ. اسی وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نال ساری درخواست ہے, اپیل ہے کہ سانو انصاف دیتا جاوے اور ساری درخواست قبول کرن.
टुकड़ों में लाश देखी। लड़की का कहना है कि उसी ट्रेन से वो गिरी है या गिराई, जो भी मतलब उसी ट्रेन में वो पुलिस वाला था, वही उसको लेके गया। आगे जाके 20-15 मिनट बाद गाड़ी रोके, आगे बच्चे उतार दिए। इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या। जो अहले खाना है मरियम के, वो इस वक्त चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाए, इसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। अब जो ये 4 रुकनी कमेटी बनाई गई है रेलवेज़ की जानिब से, ये क्या तहकीकात करेगी, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान रेलवेज़ बाबर रज़ा साहब। बाबर रज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा, ये सवाल क्यों उठा कि ये वाक़या खुदकुशी है या कत्ल? क्या मुहर्रिकात की वजह से आप लोग इस नतीजे पर पहुँचे? देखिए, हम तो इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। अभी इसमें तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो पेशरफ्त हुई है, मैं वो आपको अर्ज कर सकता हूँ कि इस कांस्टेबल की ड्यूटी थी कराची से हैदराबाद तक। दूसरे नंबर पे इसको कराची से हैदराबाद से आगे नहीं देखा गया। हैदराबाद के बाद इसको किसी मुसाफिर ने नहीं देखा। तीसरे नंबर पे हैदराबाद जो पुलिस स्टेशन है हमारा रेलवेज का, वहां इस कांस्टेबल ने असला जमा करवाया। वहां पे रजिस्टर में इसकी एंट्री मौजूद है और वहां पे स्टेशन का अमला इस बात की शहादत देता है कि ये वहां पे मौजूद था और इसने ये सारा कुछ जमा करवाया। उसके बाद ये है कि हमने इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड भी चेक करवाया है। ये बंदा जो है 7 और 8 अप्रैल को कराची और हैदराबाद के दरमियान ही था, इसके आगे नहीं गया। जो फौत हुई हैं खातून, जो जाँ बहक हुई हैं, वो इस एरिया से तकरीबन 10 घंटे दूर फौत हुई हैं और इसकी शहादत जो है कि उन्होंने छलांग लगाई है, वहां पे जो मुसाफिर हैं ट्रेन के, उन्होंने भी दी है। और ऐसा कहना कि ये कत्ल हो गया है, ये बिल्कुल जो है एक वन साइडेड चीज है। ये अलग बात है कि हम किसी पहलू को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमारी जो कमेटी फैक्ट फाइंडिंग है, कत्ल ऐसे नहीं, कत्ल किसी ने धक्का दिया है, इस सेंस में कत्ल की बात की जा रही है। देखिए, हमारे पास जो अभी तक स्टेटमेंट्स आई हैं मुसाफिरों की, वही मुसाफिर जो उस डिब्बे में सवार थे और जिन्होंने खुद देखा कि मुसाफिर खातून ने छलांग लगाई है, उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी हैं कि उन्होंने उसको देखा है खातून को छलांग लगाते हुए। तो दूसरी बात यह है कि जैसे अभी मैंने 5-6 आपको चीजें बताई हैं कि वो कांस्टेबल तो वहां पे था ही नहीं, कोई 10 घंटे जो है उसकी दूरी पे वो था, 8 से 10 घंटे। और दूसरी बात ये कि ये तो बिल्कुल कंडोन नहीं किया जा सकता। जो कांस्टेबल का अमल था उसको बिल्कुल माफी नहीं है। बाबर साहब, ये तो ठीक है, आपने बात कर दी। अब जब इसने असलहा जमा करा दिया और लोग उसकी शाहिद भी हैं इसके कि जी हैदराबाद पे उतरा और फिर सारे मामलात हुए, तो आपने सीसीटीवी भी देखी होगी, तो उससे कुछ आप कंक्लूड कर पाए हैं? और ये स्पेसिफिक ये जो मार पीट वाला वाकया हुआ है, ये किस पॉइंट पे हुआ है, अगर आप ये हमें बता सके तो? जी, मैं अर्ज करता हूँ। इसमें हुआ ये है कि खातून तशरीफ लाई हैं, डब्बे में आई हैं, उनके पास टिकट नहीं था, वो एक ऐसी जगह पे बैठी हैं जो किसी दूसरे शख्स की टिकट थी। अच्छा। उन्होंने उनसे कहा कि आप काइंडली यहाँ से, क्योंकि मेरी सीट है, आप उठ जाएं, लेकिन वो मुसर रही कि वो उधर ही बैठेंगी। तो ये सारी जब सिचुएशन हुई तो उन्होंने, जो मुसाफिर थे, उन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। मुसाफिरों के मुताबिक वो पुलिस कांस्टेबल जो है मिन्नत समाजत करता रहा पहले कोई 20 to 30 मिनट्स। ये 2 मुसाफिरों का अभी तक बयान है, 2 मजीद का हम आज ले लेंगे इंशाल्लाह। तो जब वो नहीं मामला हल हो पाया तो उसने वो इक़दाम किया है जो कि ना हमारे लिए काबिल कबूल है, ना किसी और के लिए हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था। कंडोन इसको बिल्कुल किसी सूरत नहीं। यहाँ जरा रुकिएगा बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि पुलिस जो एहलकार था उसने हैदराबाद में उतरा, असलहा जमा करा दिया। अब उसने ड्यूटी अपनी दोबारा ज्वाइन कब की, वो कहाँ रहा, क्या वो क्वार्टर में ठहरा, वहाँ आराम किया, अगली ट्रेन उसने कौन सी ली, जरा ये भी आप हमें बता दें ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखें, वो बंदा अभी हमने CDR निकलवाई है ना, उसके मुताबिक वो बिटवीन कराची एंड हैदराबाद ही रहा। CVR नहीं निकाली गई? जी, निकाल चुके हैं, हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है उसका। वो बंदा हैदराबाद से बाहर नहीं गया। दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं की? वो तो मुअत्तल है, वो तो डेफिनेटली बिहाइंड द बार था। अभी वो जमानत गया उस वक्त सर मुअत्तल उसी वक्त कैसे हो सकता है? ये तो जब वीडियो वायरल हुई है, आपने कहा 10 घंटे बाद लड़की की लाश सामने आई ना, तो मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई, ये बता। जी, कांस्टेबल की गिरफ्तारी किस मकाम से हुई? कांस्टेबल की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई।
हैदराबाद से हुए, किसी क्वार्टर में थे, ड्यूटी पर थे, कहाँ थे ये? नहीं, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे, उनको कॉल किया गया, बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये है कि अब आज हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं ताकि उनकी बेल, उसकी जो बेल है वो कैंसिल हो सके और उसको हम दोबारा से गिरफ्तार कर सकें, क्योंकि कोर्ट ने उनको जाहिर है उसको वो दिया है, बेल दी है। तो इसमें हम जब तक कोर्ट हमें दोबारा से उसकी बेल कैंसिल नहीं करती। कि वो हैदराबाद में ही थे, वहीं पर उन्हें कॉल की गई? क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में ऐसी हैं जो पता लगा सकती हैं कि बिल्कुल आखिरी पता टाइम चल पे सकती कहाँ हैं। पर बिल्कुल देखें, मैं अर्ज करता चलूं कि हम इस वक्त मुसाफिर के साथ हैं। हम तो चाहते हैं कोई ऐसी चीज हमें मिले ताकि हम एक्शन लें। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर कर रही है बाबर साहब, जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे रही है, मैं कल ये कहने वाली थी खवातीन से, बच्चियों से, लड़कियों से, अकेले सफर ना करें। सेफ नहीं है, रेलवे भी सेफ नहीं है। हम समझते थे इतने सारे लोगों के साथ जब आप सफर करते हैं, मुसाफिरों के साथ, तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं हर स्टेशन पर, और रेलवे की अपनी पुलिस होती है, रेलवे का अपना अमला होता है। जब इस लड़की के साथ ये तशद्दुद हो रहा था, कहाँ था अमला, कहाँ थी रेलवे पुलिस? देखिए, रेलवे कांस्टेबल वहाँ पे मौजूद था। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। किया हुआ जा सकता। कैसे? आप लोगों की मौजूदगी में, इंतजामिया की मौजूदगी में हुआ कैसे? अर्ज की है आपसे कि वो 30 मिनट्स तक इसकी मन्नत समाजत करता रहा खातून की। उसके बाद जो है मुसाफिरों ने कहा कि आप किस तरह के पुलिस एहलकार हैं, इनको आप यहाँ से रिमूव नहीं कर पा रहे। होना ये चाहिए था। आप कह रहे हैं कि वो एहलकार खातून की मिन्नत कर रहा था? जी बिल्कुल। उसके बाद ये सारा वाकया हुआ। तशद्दुद कर रहा है। जी, आप अगर बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बात की वीडियो है। ये बात की वीडियो है। इससे कबल जब मुसाफिर वहां पे मौजूद थे, आप तो नहीं थी, मैं भी नहीं था, जब मुसाफिरों ने स्टेटमेंट दिया है कि 30 मिनट्स तक वो उसकी मिन्नत करता रहा, जब वो नहीं उठी और उस पर थूका भी, उसके बाद उसने वो इक़दाम वो किया जो कि ना आपके लिए काबिल कबूल है, ना मेरे लिए और किसी के लिए भी नहीं। वो हम उसको कंडोन नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि इसकी उतनी ही सजा होनी चाहिए। उसको लेकर भी गया वो, जाहिर है दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया उसको। दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया आपके पास एविडेंस है? जहां दूसरे मुसाफिर मौजूद थे और उनका स्टेटमेंट भी हमारे पास मौजूद। अच्छा, स्टेटमेंट बाबर साहब कैसे आया? मुसाफिरों को आपने अप्रोच किया है और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कैसे आया ये? जी डेफिनेटली, हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना, जब आप टिकट खरीदते हैं तो आपका मोबाइल नंबर होता है उस पे, तो उससे अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया, किसको बयान दिया? बयान तो पुलिस के आगे दिया जाता है, बयान तो किसी तहकीकाती टीम के सामने दिया जाता है। किसको बयान दिया है उन्होंने? जी बिल्कुल, तहकीकाती कमेटी को बयान दिया। अच्छा, तहकीकाती कमेटी जब तक। बाबर साहब ये बताइए कि उसने सिर्फ खातून को ज़दकोब नहीं किया, उसके साथ जो उसका भतीजा था उसको भी बाजू से पकड़ के कितनी बुरी तरीके से खींचा है, धकेला है उसको। भतीजे ने तो नहीं थूका होगा ना गालिबन? तो एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि रेलवे जब ट्रेन चल रही होती है, कोई लेडी कांस्टेबल होती है सो दैट वो खातून से इस तरह के अगर मामलात हैं तो ये डील कर सकें? और तीसरी चीज़ ये कि पुलिस एहलकार को बुलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ये काम तो टीटी जो होता है, या फिर प्लीज़ अगेन हमारी उसकी रहनुमाई कीजिएगा, जो टिकट चेकर होता है उसका होता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि वो मुसाफिर की जगह पे बैठी थी, वो वहां से नहीं उठ रही थी, तो पुलिस एहलकार को बुलाना पड़ा, जिसने उनसे बारहा कहा कि आप काइंडली यहाँ से उठ जाएं। वो नहीं उठी। उसके बाद वो सारा मामला आपके सामने। पुलिस एहलकार की नौबत क्यों आई और वो कौन सा मुसाफिर था जिसकी जगह बैठी? हमें वो मुसाफिर बता दें जिसको परेशानी थी कि ये खातून मेरी जगह बैठी है। उस मुसाफिर का नाम सामने आया? जी, मुसाफिर जैसे ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, तो हम मुसाफिर का नाम भी आपसे शेयर करेंगे। आप तो अज्यूम कर रहे हैं, आपकी बात से लग रहा है अज्यूम किया जा रहा है। आपको ये नहीं मालूम कि वो किसकी सीट पर बैठी थी और वो कौन था विक्टिम? वो भी तो किसी दूसरे मुसाफिर की सीट पे बैठी तो इस पे कंप्लेंट हुई। सर, वो शिकायत कुनंदा सामने क्यों नहीं आ रहा? फिर बता क्यों नहीं रहा? भाई बताया है उसने। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे बारहा, एक चीज कह रहा हूँ कि उसने हमें स्टेटमेंट दिया है। अब ये आप कंप्लीट हो लेने दें, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, ये कंप्लीट कर लेने दें हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। बाबर साहब, खातून का डिब्बा कौन सा था और ये किस डिब्बे में जाके बैठ गई थी? खातून की भी तो टिकट थी गालिबन, वो बगैर टिकट सफर कर रही थी क्या? टिकट थी, बगैर टिकट सफर कर, वो बगैर टिकट सफर कर रही थी। और भतीजा भी? भतीजे के बारे में मुझे फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है। जाहिर है वो उनके पास नहीं तो भतीजे के पास भी नहीं होगी, लेकिन मैं इस बारे में
वादे कुछ नहीं। अच्छा, वैसे जब टिकट नहीं होता है और ये वाकया जो पेश आए, ये तो जहां से इनकी लाश मिली है वो तो उससे बहुत पहले का है। आप कह रहे हैं हैदराबाद में ही उतर गया था, यानी कि कराची से हैदराबाद में वाकया पेश आया है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है बाबर साहब, फर्ज कीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं कराची से बैठा हूं, मेरे पास टिकट नहीं है, तो क्या मुझे हैदराबाद स्टेशन पे ही नहीं उतार दिया जाता? ये बाद का ये होता है कि अंदर से आपको टिकट काट कर दे दी जाती है, वो पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। अच्छा, लेकिन आपने उतारा नहीं खातून को, किसी ने वहां पर, आपसे मुराद रेलवे की मैं बात कर रही हूँ, दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया, तो ये तो आपकी अपने कानून की पहले खिलाफ वर्जी हो रही थी, जिस पर वो आपको पुलिस को बुलाना पड़ा, लेकिन फिर आपने उसका हल ये निकाला कि उसे दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दिया, तो क्या उसे टिकट दिया था? कानून की खिलाफ वर्जी ऐसा नहीं, देखें उसको अभी तो इसमें जो है ना चीजें सामने आनी, क्योंकि खातून तो अब जहाँ बहक हो चुकी हैं, ये तो वो बंदा बताएगा कि उसने टिकट कटवा कर दिया या क्या हुआ। ये तो अभी इनिशियल मराहल पे है ना इन्वेस्टिगेशन सारी, अभी तो ये परसों तक ये फाइनल होगी, तो उसमें ये चीज भी सामने आ जाएगी क्या उसको टिकट काट कर दिया गया। नहीं है आपके पास स्टाफ में कुछ जो खवातीन से मामलात डील करें? जी हमारे पास होती हैं, लेकिन जाहिर है हर ट्रेन में हर वक्त जो है खातून एहलकार, क्योंकि हमारे पास जो रेलवे पुलिस है वो 7,500 है टोटल पूरे ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पाकिस्तान, तो वो उस हिसाब से हमारे पास अमला नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना अमला हमारे पास है वो मुनासिब जगहों पे अच्छा, आप हमें कुछ बता सकते हैं इस एहलकार को गिरफ्तार कब किया गया, किस दिन किया गया, डेट टाइम? फिलहाल मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये गालिबन 8 या 9 को किया गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट फिगर जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट जब आ जाएगी, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, वो जैसे ही वो कंप्लीट करेंगे वो मुझे चीजें फिर इन्फॉर्मेशन सारी देंगे जो आपसे भी हम शेयर करेंगे। अच्छा बाबर साहब, उस दिन और इसमें आखिरी बात ये कर दूं, प्लीज इसमें आप ये बेफिक्र रहें, हम मुसाफिर के साथ खड़े हुए, हम किसी सूरत ऐसे बंदे के साथ नहीं खड़े जिसने मुसाफिर पे हाथ सर, लड़की मर चुकी है, आप मुसाफिर के साथ आए, उसके साथ जो हुआ होने के 10 घंटे बाद मर गई वो लड़की। अच्छा ये बताइए बाबर साहब एक चीज, पैसेंजर लिस्ट तो शेयर की जा सकती है ना, तो वो आप पैसेंजर जो शीट है उसको आप शेयर कर सकते हैं, उससे तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना कि किसके पास क्या टिकट हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसको कंप्लीट हो लेने दें, सारी चीजें शेयर कर लें। अच्छा, और ये घंटे का टाइम है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, अगले 48 घंटे रहते हैं, एहलकार जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये तफ्तीश एहलकार से भी हो रही है या आपका सिर्फ मुसाफिरों से ही पूछगछ के लिए कमेटी? और एहलकार का स्टेटस क्या है, इज ही स्टिल बिहाइंड द बार्स? जी नहीं, उसको बेल मिल चुकी थी, आज हम उसके जा रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही अर्ज किया, शायद भूल गया, कि उसकी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, ओके, किन बुनियादों पे कैंसिलेशन ऑफ बेल करेंगे, आप लोग दरखास्त देंगे? ये हमारे लॉयर बेहतर इसको जानते हैं, लेकिन ये कि हम तो ये चाहते हैं ना कि ऐसा बंदा जिसने हमारे मुसाफिर पे वो जो हाथ उठाया है, हम उसको जमानत पे ना जाए। बाबर साहब, आज के दौर में जब इतनी टेक्नोलॉजी है, जगह जगह क्राइम होता है, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाती है, क्यों आप लोग मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लगा देते? खास तौर पे जब इस तरह खवातीन अकेले सफ़र कर रही हूँ, तो हर डब्बे में कुछ इस तरह का सिस्टम आप सोच रहे हैं अपग्रेडेशन करने की इस वाक़े के बाद? जी उसमें है, इन द पाइपलाइन है। आप थोड़ी सी अगर आपको मैं इसमें बता दूं कि हम खुद ही जनरेट करते हैं अपना रेवेन्यू और खुद ही उसको जो है ना मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, तो ये इन द पाइपलाइन है कि हम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम ट्रेनों में हम जो है सीसीटीवी लगाएं, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन होगा, वो अचानक से ऐसे नहीं होगा, हम पूरे इस पे वर्किंग कर रहे हैं। बाबर साहब, खातून की लाश रेलवे अमले ने इसको मिली है, रेलवे अमले को, या फिर जहां से मिली है वहां के क़ुर्ब जवार में जो मकामी अफराद हैं उनको मिली? ये उनको मिली है, जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई है खातून ने, तो मुसाफिरों ने तो शोर डाला है कि जिसने छलांग लगा दी, तो जितनी देर में वो जंजीर खींची गई, तो वो आपके इल्म में होगा कि जंजीर खींचने के 2 से 3 मिनट लगते हैं, वो पूरा सारा वो रुकने में। और सारा जिस खातून से डब्बे से छलांग लगाई खातून ने, कौन था वहाँ, कितने मुसाफिर होंगे? मुसाफिर काफी थे, मोर देन 2 डजन वहाँ पे मौजूद थे, और जो जगह है जहाँ पे वो खातून बैठी वहाँ पे 8-9 तो लोग मौजूद थे। अच्छा, हमारी कोशिश यही है कि वो 8-9 जो हैं उनमें से कम 6-7 का स्टेटमेंट जरूर लें। 2 से 3 का आ चुका हुआ है, लेकिन वो इंक्वायरी कमेटी इस पे लगी हुई है, तो वो जाहिर है ये मुसाफिर मुझे नहीं बयान देंगे, उन्हीं को बयान देंगे, तो जैसे ही उनकी सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं तो वो इंशाल्लाह वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
वो हमारे बड़े अपराइट अफसर हैं इस पे लगे हुए, बेफिक्र हो जाएं। बाबर साहब, अकॉर्डिंग टू SOP एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ट्रेन से कूद जाता है या कटने का वाकया होता है, तो ड्यूटी पे जो एहलकार होता है उसमें से एक वहाँ उतरेगा और उतरने के बाद ट्रेन तो रवाना हो जाएगी, वो अपना पूरा ड्यू प्रोसेस करेगा और उसके बाद फिर वो ड्यूटी रिज्यूम करेगा। तो वो एहलकार कौन था, वो आइडेंटिफाई हो गया? मैं अर्ज कर दूं कि ये जो होती है ना, जो ट्रैक होता है, तो ट्रैक की उसकी जो जुरिस्डिक्शन आती है, वो मकामी जो थाना होता है उसकी जुरिस्डिक्शन होती है, वो रेलवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं होती। जैसे ही हमें मालूम हुआ है तो हमारे बंदे डेफिनेटली वहां पे गए हैं, लेकिन वहां पे मकामी थाने के और रेस्क्यू के एहलकार भी आ गए थे, तो रेस्क्यू वालों को भी वहां से ऐसी ही स्टेटमेंट्स मिली हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल पे आपने देखी भी होंगी। चलिए बाबर साहब, राइट, यू हैव बीन वेरी पेशेंट एंड आई अप्रिशिएट दैट। एक चीज़ और, आपने कहा कि जो मुसाफिरों के सारे तमाम तर रिकॉर्ड्स और वो बयानात मौजूद है। एक बयान उसका जो भतीजा है खातून का, जो यानी शायद जो उसके साथ था और जो गालबन पिटा भी है उस पुलिस एहलकार से, वो ये कहता है कि जो उनकी फुप्पो थी उनको वो घूर रहा था और उनके घूरने के बाद जब मना किया तो उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें। आपने इसको क्रॉस चेक कराया है? बिल्कुल करवाएंगे, क्योंकि ये जो भतीजे हैं इनको भी बुलाकर हम इनसे गुजारिश करेंगे आप पूरी डिटेल बताएं, फिर उसको क्रॉस चेक किया जाएगा वो जो मुसाफिर वर्जन दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, मैं अगेन अर्ज करूं, एक भी ऐसा हम फैक्टर नहीं छोड़ेंगे, एक भी एंगल नहीं छोड़ेंगे कि जिससे जो है किसी तरह से कोई इस तरह की चीज सामने आए कि जो है हमने कोई मिस कर दी है चीज। इसमें आप बेफिक्र रहें। अच्छा बाबर साहब, थैंक यू सो मच। आपसे हम इस बारे में इन टच रहेंगे, कांटेक्ट रखेंगे, पूछेंगे कि इंक्वायरी कहां तक पहुंची और अब तक क्या एविडेंस मजीद। 48 घंटे का टाइम दिया बाबर रज़ा साहब ने, तो 48 घंटे के बाद विल कम बैक टू यू अगेन और हम पूछेंगे कि कौन सा मौक़िफ़ सही है, कौन सा गलत है। और आपने जो कहा है कि द गाय विच वाज नॉट बिहाइंड द बार्स वो अब दोबारा आया है जेल में या नहीं, हमें कभी आपको बोर नहीं होने देती। हमने देखा ईद के दिनों में भी इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब फाइनली नेवर इट नेवर बोर्स यू। तो अब ईद ख़त्म हो चुकी है और अब बाकायदा जो है वो एक नए बाब का आगाज़ होगा। बहुत कुछ चल रहा है सियासत में। अब ऐसे में हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत देने का फैसला कर लिया है और ये फैसला अपोजिशन अलायंस के बाद किया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं उन समेत अहम लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी से बात करेंगे और फिर उनको मनाएंगे कि जी वो हुकूमत का हिस्सा बने। अच्छा ज़ाहिर है, इससे पहले पीपल्स पार्टी बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुकी थी कि हम सपोर्ट कर देंगे जब वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जो कि उन्होंने किया भी, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब क्या स्टिल खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो अभी भी ये राय रखती है कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, और सीनियर पीपी रहनुमा कहते हैं इस हवाले से इशारे मिले हैं जब बाकायदा बात होगी तो मुशावरत करेंगे। इससे ये मैसेज भी आता है कि प्रॉपरली अभी तक ही कम्युनिकेट नहीं किया गया है। कल एक और डेवलपमेंट हुई और वो हमने देखा है ऐवान में बेनज़ीर भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया है और वो मनाजिर भी सब ने देखे। स्पीकर अयाज सादिक ने उनसे हलफ लिया। इस दौरान अपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किया। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया, JUI अरकान भी बाहर चले गए और कोरम नामुकम्मल होने की वजह से इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। अब देखना यह है कि अपोजिशन जो इस वक्त एहतजाजी मूड में आ गई है, कह दिया था उन्होंने हम ईद के बाद एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत दावत दे रही है अपेरेंटली पीपल्स पार्टी को, तो क्या होगा इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी साहब हमारे साथ है। थैंक यू सो मच कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। और बड़े दिनों बाद आपसे सियासी हवाले से इस पर बात हो रही है, तो क्या ऑफर हुई है हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता और क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात कल भी चली थी, पहले भी चली थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। दावत पहले भी मिली थी, अगर दोबारा होगी दावत तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला करना है कि हमने हुकूमत में शामिल होना या नहीं होना। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, क्योंकि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। लास्ट ये चीज़ें ऑफ एंड ऑन चल रही होती हैं। माजी में भी अगर आपने देखा कि आपने कहा कि फैसला हो चुका है कि 3 साल एक पार्टी वज़ीर आज़म होगी, 2 साल दूसरी पार्टी वज़ीर आज़म होगी, तो ये खबरें चलती रहती हैं। ऐसा चीज़ में अभी तक कोई ऐसी सदाकत नहीं है। अगर कोई बात होगी, कोई डिस्कशन होगी
تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں یہ ڈسکشن ہوگی, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اچھا, ویسے فیصل صاحب, ویسے نون لیگ تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نشانہ بناتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی کا ایک ملا جلا سا رجحان ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ آئیں, بیٹھے, بات کریں. پچھلے دنوں بلکہ گزشتہ روز ہی صدر آصف علی زرداری نے بھی اس چیز کا اشارہ دیا کہ آپس میں لڑتے رہیں گے, معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. تو اگر تو اپوزیشن الائنس ہو جاتی ہے, ایسے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس طرف کھڑی ہوگی؟ حکومت کو سپورٹ کرے گی یا کیا کرے گی؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس جو بنا ہے وہ کس بنیاد پہ بنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آفر پہلے بھی کی تھی, جب کو یاد ہے جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی, ہم نے حکومت کے اتحادیوں کو اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھایا تھا. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو اتحاد, اس کے ٹیوارز کیا ہیں. ماضی میں جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی, وہ تو کہہ دی کہ میں نے بیٹھنا بھی نہیں ہے, ہم نے ہاتھ بھی نہیں ملنا, کسی سے کچھ ڈسکشن نہیں کرنی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے تحفظات کیا ہیں. اگر حکومت کے لیول کے ہیں, بالکل آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, حکومت کے لیول پر ہم آپ کو آپ کے تحفظات کو دور کریں گے. اگر آپ کی جوڈیشری کے متعلق ہیں, وہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں, اس میں پاکستان سیاسی جماعتیں کوئی الیکشن کے معاملات کو لے کے فیصل صاحب دیکھیں, الیکشن کے معاملات کو, ان کے اگر معاملات ہیں تو بالکل آئیں, بیٹھیں, ثبوت کے ساتھ آئیں, ہم بالکل ان کو سنیں گے, ان کے تحفظات کو دور کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم ایسی قانون سازی کریں جس میں دوبارہ الیکشن میں ایسی کسی بھی چیزیں نہ ہوں. اب اگر آپ کہیں کہ الیکشن میں چیزیں ہوئی ہیں, فار ایگزامپل بات کر لیتے ہیں, اب ان کی اتحادی شاید مولانا صاحب بن رہے نہیں بن رہے, یہ تو فیوچر ڈیسائیڈ کرے گا. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, میرے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے بقول مولانا صاحب کے. اگر ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, تو وہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملی ہیں. تو پہلے یہ تو اپنے جرت کا مظاہرہ کریں کہ جا کے مولانا صاحب کو جو کلیم کر رہے ہیں ان کو اپنی سیٹیں دے دیں. پھر جو جے آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ نہ ہوئی, تو آپ جوڈیشل کمیشن خیبر پختونخوا میں تو پہلے بنا لیں, پھر شاید باقی صوبوں والی بنا لیں. آپ بسم اللہ تو کر لیں اپنے صوبے میں. اپنے صوبے میں آپ کہتے ہیں سب کچھ حلال ہے, باقیوں میں حرام ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اب جو ہے مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کریں نا. ہمیں تو وہ سیٹیں نہیں ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں وہ. اگر سیٹیں, اگر مولانا صاحب کی بات ٹھیک ہے تو وہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی واٹ ایور جو بھی نام دیں ان کو ملی ہیں. تو آپ پہلے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں, مولانا صاحب کو اپنی سیٹیں واپس کر دیں, جوڈیشل کمیشن اپنے صوبے میں بنا دیں, پھر جا کے اگلے اسٹیپ میں جائیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ آئیں, یہ مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل ہوتی ہیں, ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہوتی ہیں, روڈوں چوراہوں پہ نہیں ہوتی. ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے اسلام آباد تک. ہم نے کہا تھا یا الیکشن کریں یا عدم اعتماد کا سامنا کریں. انہوں نے الیکشن نہیں کرائے, عدم اعتماد ہم نے کی اور ہم نے کامیاب کی. تو لہٰذا کوئی ٹیوارز جو حکومت کے حوالے سے ہیں, پیپلز پارٹی نے آفر کی ہے کہ ڈائلاگس کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں, اور آئیں ڈائلاگس کریں ہمارے ساتھ. کنڈی صاحب, کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے آپ لوگ نہیں چاہتے تھے اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے, نہیں بنے, وزیر خارجہ ہیں وہ, ایک الگ ان کا پورٹ فولیو ہے, معاشی ٹیم الگ ہے. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حکومت کی کارکردگی کو آپ کیا اس کا انالیسس اس کا کریں گے, تو یہ بتائیے گا کیوں آپ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. صدر آپ کی پارٹی سے ہیں, سینٹ آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین ہیں, تو پھر کیوں نہیں؟ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اسحاق ڈار صاحب کون سے وزیروں کون سے نہ ہو. یہ بالکل پاکستان مسلم لیگ کا اپنا پروگریٹو ہے کہ جس کو جس محکمے کا وزیر بنائے وہ وزیر. بلاول صاحب نے تو ہاتھ جوڑے تھے جب یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے کہ وزیر خزانہ نہ بنے تو بہتر ہے. وی آل ریممبر دیٹ. پچھلے حکومت میں معاملات ایسے تھے جس پہ وہ تھے, لیکن یہ پھر بھی انہوں نے جو پورٹ فولیو دیے کوئی ہمارے کہنے کے مطابق نہیں دیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ اسیسمنٹ کریں صوبائی حکومتوں کا, تو ابھی آپ ان کو یا مرکزی حکومت مرکز میں ان کو تھوڑا ٹائم دیں, کیونکہ ابھی جو ہے ریسنٹلی الیکشن فیز ختم ہوا ہے, کیونکہ حکومتیں بنی ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں, پھر پریزیڈنشل الیکشن آ گیا, پھر سینٹ کا الیکشن آ گیا, پھر جو ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ گیا عید سے ایک دن پہلے. تو تھوڑا ٹائم دیں, پھر آپ حکومت کی اسسمنٹ کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ ان کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چند دن یا چند ہفتے دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم پراپر اسسمنٹ کر سکیں. آج سے ہم کہیں کہ جی بہت کامیاب حکومت ہے یا ہم کہیں بہت ناکام حکومت ہے, یہ اسسمنٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت قبل از وقت ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے حکومتوں کو تاکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں بننا چاہتے, ماضی میں بھی جب اتحادی حکومت تھی بہت سی اتحادی جماعتیں تھیں, حکومت پرفارم نہیں کر سکتی تھی, مجبوری تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اتحادی بہت زیادہ اتحادی جماعتیں ہیں, بہت آپ بھی کہتے تھے کہ کوئی لمبی چوڑی کابینہ ہے, کام نہیں کرے. تو ہم نے کہا اس دفعہ ہم پی ایم ایل این کو پورا موقع دیں کہ وہ مطلب کھل کر اپنی حکومت کرے, اپنی وزارتیں لیں اور پرفارم کر ملک کو بحران سے نکالے, اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے.
لہٰذا हमने उनको स्पेस दी है और उम्मीद करते हैं कि उस मुल्क को जो है वो हम मिलकर जो है बहरान से निकालेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। लेट्स सी कि अब ये ऊँट किस वक्त बैठता है। पाकिस्तान की सियासत जो है एवरी डे देयर इज़ अ न्यू थिंग। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी को जब बाकायदा तौर पे इस चीज़ की दावत दी जाती है तो फिर इनका क्या मौक़िफ़ होता है। सीनियर क़यादत तो कह रही है कि आएगा तो देखा जाएगा। तो और ये भी इशारा दिया है कुंडी साहब ने कि ये जो तय हुआ था ना कि जी आधे टर्म आप हुकूमत कर लें बाकी हम कर लें, तो ये भी मरहला अगर आया तो देखा जाएगा। सो ऑप्शंस उन्होंने अपने ओपन रखे हुए हैं। अब बाज़ाब्ता दावत की बस देरी रह गई है। आगे बढ़ते हैं। और जब मैं कहते हैं ना टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हमने क्रिकेट बोर्ड में तो ये देखा है कि बहुत कम अरसे को चेयरमैन आ जाते हैं पीसीबी के, फिर दूसरी इंतज़ामिया आ जाती है। लेकिन हॉकी में क्या हो रहा है? हॉकी में एक ही टाइम में 2 फेडरेशन सामने आ गए। जी हाँ, और यही अब आपको याद होगा फुटबॉल में भी इसी तरीके से मामलात रहे, जिसके बाद हमारी फीफा रुकनियत छिन गई थी। लेकिन एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि हॉकी में भी इसी तरह की चीज़ें हो रही है। 2 फेडरेशंस हैं, 2 सदर हैं, 2 अलग अलग सेक्रेटरीज के तहत ये काम कर रही है फेडरेशन। नहीं, एक काफ़ी नहीं है ना। हम नेशनल स्पोर्ट है ना। अच्छा, नेशनल स्पोर्ट है तो उसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि एक के बजाय 2 पे चला रहे हैं। अब इस सारे मामले में खिलाड़ी परेशान हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, किस फेडरेशन को फॉलो करें। एब्सोल्युटली। और वो कन्फ्यूजन क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। अब एक फेडरेशन ने अजलान शाह के लिए तरबियती कैंप इस्लामाबाद में लगाने का ऐलान किया है। खिलाड़ियों ने तैयारी पकड़ ली, चले जी इस्लामाबाद चलते हैं। कुछ लोग प्लेन से आएंगे, कुछ लोग ट्रेन से आएंगे। दूसरी फेडरेशन ने कैंप कराची में लगा भी दिया है। एक ने ऐलान किया इस्लामाबाद में, दूसरे ने लगा दिया। और जो अब ये तय कैसे होगा कि कराची जाएं कि इस्लामाबाद जाएं? अब ये तो खिलाड़ी बेहतर बता सकते हैं कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। 14 अप्रैल से कराची में जो है एक कैंप 14 अप्रैल से कराची, दूसरा 16 अप्रैल से इस्लामाबाद में लगाया जाएगा। मतलब कि ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आप एक ही वक्त में 2 जगह बैक वक्त हो सकते हो। अभी हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं, तो जाहिर हमारे खिलाड़ी मुश्किल में फंस गए। एब्सोल्युटली। एक तो वैसे ही शिकवाए खिलाड़ियों का कि जी वसाइल हमारे पास नहीं है, और जब इतने वसाइल नहीं उसमें मसाइल और बढ़ाए चले जा रहे हैं। यू नो इट बेटर। अच्छा, एक चीज और फैसल, सॉरी टू कट यू, तो 2 फेडरेशंस, 2 सुदूर, 2 सेक्रेटरीज का मतलब है कि पहले एक तनख्वाह जाती होगी तो अब 2 जगह तनख्वाह जारी होगी। ऐसे में जब हमारे खिलाड़ी हैं वो ये बताते हैं कि जी डेली अलाउंस नहीं मिलते, सहूलतों का फुकदान है। अब जब 2 फेडरेशंस बन गई हैं तो एक नई परेशानी भी सामने आ गई है। अब हुकूमत पाकिस्तान से अपील की गई है कि जनाब फौरी एक्शन लें, खिलाड़ियों की रहनुमाई करें। अब हुकूमत रहनुमाई करेगी। चले हम इस पे फिर जो सबसे अहम इस पे स्टेक होल्डर है उनसे बात करें। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन की सदर शैला रजा साहिबा। शैला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकालने के लिए। मैम शैला बताइए, अब एक कौमी खेल 2 फेडरेशंस, क्यों हुआ ऐसा? क्या ये खुला तजाद नहीं है? मैं आप दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। शुक्रिया तो आपका मुझे बुलाने का। देखिए, वही फेडरेशन कैंप लगाएगी ना जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करके इनविटेशन लेटर भेजा गया है जिसके सेक्रेटरी के पास। तो हमारे पास हैदर हुसैन जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जो आज से नहीं है कि उनको 2-4 महीने पहले किसी एडहॉक बेसिस प्रेसिडेंट ने लगा दिया हो, उनके पास लेटर आया है। सारी कॉरस्पॉन्डेंस पाकिस्तान जो है ओलंपिक की और IFH की उनके साथ हुई है। उनके पास ऑफिशियल इनविटेशन है, इसलिए ये लगाया गया है। और ये सब वाकयात इसलिए हुए कि देखिए, इससे पहले जो हॉकी फेडरेशन थी उससे कांग्रेस जो है वो मुश्तमिल होती है जी उनके मेंबर्स पे। वो शिकार थी एक ऐसी फेडरेशन का जिसने हॉकी को खत्म करके 24वें रैंक पे पहुंचा दिया, जिसने 1.5 अरब रुपए की करप्शन की और जिनके ऊपर FIA और सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आ गए। तो उनके सदर को इसी तरह हटाया गया कि मैं पर्सनली क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट थी 7 इयर्स से हॉकी से मैं जो हूँ मुंसलिक हूँ। पहले मैं कराची गर्ल्स हॉकी देखती थी, फिर सिंध गर्ल्स हॉकी देखी, फिर सिंध की गर्ल्स एंड बॉयज हॉकी दोनों देखी, फिर कुछ अरसे के लिए मैं मैनेजर बनी, फिर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हम बहुत परेशान थे पुरानी हॉकी फेडरेशन से
اور ہم نے جا کے سرفراز بگٹی صاحب سے جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے میں پرسنلی ملی، کیونکہ جب آپ نیشنل گیم کی بات کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اچھا تو اور میں جا کے سرفراز بگٹی صاحب سے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس وقت ہوم منسٹر تھے ان سے ملی اور میں نے ان سے کہا کہ پاکستان ہاکی کو بچائیے، آگے اذلان شاہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نیشن گیمز آ رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ اب کھلاڑی کیوں پریشان ہے اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور سمپل ہے، اور آپ نے کہا کہ جنہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی وہی فیڈریشن ہوگی، تو وہ کیوں پریشان؟ کھلاڑی ہمارے پاس 42 کھلاڑی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور اس لیے پریشان ہیں کہ یہ رانا مجاہد جن کے اوپر کورٹ کی شٹ اپ کال ہے اور ان کو منع کیا جائے، فیڈریشن کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے، تو انہوں نے حیدر حسین کے بجائے رانا مجاہد کو سیکرٹری جنرل بنایا ہے، جبکہ کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ حیدر حسین ہی سیکرٹری جنرل ہے. تو اب یہ یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کر مختلف ڈپارٹمنٹ سے کھلاڑیوں پہ دباؤ ڈلوا رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی نوکری ختم ہو جائے گی. پھر بھی 42 کھلاڑیوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کیونکہ ہم نے لیٹر لگا کے سارے ڈپارٹمنٹس کو بھیجا تھا کہ انٹرنیشنل انویٹیشن ٹورنامنٹ ہے اس میں 2 ٹیمیں جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر نہیں، جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی ہماری اپروو کی ہوئی ہی اکنالج کی جا رہی ہے انٹرنیشنلی. سلیکشن کمیٹی بھی ہماری اپروو کی ہوئی اکنالج کی جا رہی ہے. ایک کمیٹی جو بنائی گئی تھی کیئر ٹیکر نے وہ بھی ہماری اکنالج کی جا رہی ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب پتہ نہیں کون سے خیالوں کی دنیا میں تھے کہ وہ نہ انہوں نے ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھے. عمان جب ہماری ٹیم گئی وہاں پہ بہت تماشے ہوئے، ڈیلی الاؤنسز ان کے روکے ہوئے ہیں. 3 کروڑ 75 لاکھ کا چیک آیا تھا چھوٹے ملازمین کی تنخواہوں کا، وہ انہوں نے روکا ہوا ہے اور وہ صرف الگ حرکتیں کر رہے ہیں. اسی ٹیم کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں جس کو کانگریس نے ہٹا کے ان کو ایڈ ہاک بیسس پہ بنایا تھا اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ اسکروٹنی کراتے اور الیکشن کراتے. وہ اس کے بجائے وہ اس میں معاملہ. اچھا مس شیلا، اب مسئلہ یہ ہے، ہم نے اس سے پہلے فٹ بال ٹیم کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ جب فیڈریشنز کے مسئلے آئے 2 فیڈریشنز کے، وہ انٹرنیشنلی بین ہو گئی. خدا نہ خواستہ ہاکی کے ساتھ بھی تو یہ نہیں ہوگا، اور پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ شوڈ پرائم منسٹر انٹروین؟ دیکھیے اصولاً تو پرائم منسٹر یا کسی کو اس میں اگر وہ انٹروین کر بھی جائیں، پرائم منسٹر کے بنائے ہوئے پریزیڈنٹ کو بھی فائنلی کانگریس سے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا ہے. اس کو بھی کانگریس ہٹا سکتی ہے اور مجھے کانگریس نے الیکٹ کیا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے 4 مہینے مسلسل جو ہے وہ طارق بگٹی صاحب کو سمجھایا ہے. ایون جس صبح میں یہ 19 تاریخ کو پچھلے مہینے جب الیکشن تھا، ہم نے رات میں ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ حرکتیں نہیں کریں جو آپ عمان میں کر کے آئے ہیں اور جو آپ سیکرٹری جنرل کو ہٹا کر جس کے اوپر عدالت کا واضح حکم ہے آپ دوسرا سیکرٹری جنرل لا رہے ہیں، آپ یہ نہیں کریں تو ہم آپ کو ہی لے کے چلتے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں سنا اور جس دن انہوں نے میٹنگ کی اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیشن دیا کہ یہ کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے. اور اب بھی یہ جو دیکھیں اب ہم سے جب کورسپونڈنس ہو رہی ہے تو ہم نے بھیجنی ہے ٹیم، یہ نہیں بھیج سکتے. یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اب جی کھلاڑیوں کو بھی یہ جو ابہام سا ہے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ چیز کہ اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو بھائی انٹرنیشنلی آپ بین ہو سکتے ہیں. تو پلیز اس مسئلے کو جلدی حل کریں. ہمارے جو قومی کھیل ہے وہ ویسے ہی زبوالی کا شکار ہے. اب اوپر سے یہ انتظامی معاملات بھی کھلاڑی جھیلیں گے تو وہ یا تو کھیل لیں یا پھر انتظامی معاملات جھیل لیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اور ویسے صدف آپ کے والد جو تھے وہ روبدار ہیں جب آپ کے بچپن میں؟ مطلب روبدار تھے؟ ابا کا ایک
नज़र काफ़ी होती थी और घर में खामोशी छा जाती थी, तो ये एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी था। और ज़ाहिर है जब अब्बा काम से घर आते थे तो घर का माहौल एकदम से चेंज आता है, वरना जो हमने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ होता था तो वो खामोश। वो तो घर आते थे ना, हमारे पास तो ये होता था कि जब गली के कोने से मोटरसाइकिल की आवाज़ आती थी तो फैसल साहब ग्राउंड फ्लोर पे नजर नहीं आते थे। अच्छा, तो ये जो बात फैसल ने छेड़ी है, इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन ये है कि जो पुराने वक्त है, हम लोग इतने भी पुराने नहीं है, रीसेंट पास्ट की बात कर रही हैं, अभी बस कुछ समझे 7-8 साल पहले की बात है, ठीक है। ऐसे वक्तों में अब्बा बहुत ज्यादा रौबदार हुआ करते थे और मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे किया है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि वालिदैन बच्चों को मार सकते हैं या नहीं। तो लोगों ने जो जवाबात दिए उसमें हमें अवाम बड़ी तकसीम उनकी राय दिखी, और वही कहते हैं जनाब के तकरीबन 48% कहते हैं जी तरबियत के लिए हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी भी सूरत में मारना नहीं चाहिए, जबकि 44% जो कहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत मार कुटाई चल जाती। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं। इसी सर्वे पे साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ज़रा आप बताएं कि ये जो ज़माना बदल रहा है, इसमें पेरेंटिंग भी बदल रही है, आप किस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि अक्सरियत तो ये कह रही है कि जी अब तशद्दुद से नहीं, अब समझा बुझा के मामला आगे लेके जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस किस्म की बातों के फैसले गैलप के सर्वे से तो एक्चुअली नहीं किए जा सकते। इसके लिए तो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारा दीन, ये दोनों हमें इस बात को बताते हैं कि तरबियत की तकरीबन 3 फेजेस हैं। वो बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चों में जो कुछ आप सिखाना चाहते हैं वो एक तजुर्बे के तौर पर उनके माहौल में आप पैदा कर दीजिए तो बच्चे वैसे सीखना शुरू कर देते हैं। और 7 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर सख्ती को बर्दाश्त करने और मार पीट तो खैर बहुत दूर की बात है, किसी किस्म के स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। लिहाजा इस बारे में तो सारी जो साइकोलॉजी का इल्म है और ख़ास तौर पे बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वो तो बहुत ही कंसेंसस है इस बात पर कि 7 साल की उम्र से पहले बच्चों को किसी किस्म के स्ट्रेस में नहीं रखा जा सकता, बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जा सकता है। घर के अंदर एक तरतीब बनाई जा सकती है, उस तरतीब पर सारे लोग अमल करें, ये तो है। लेकिन ये कि बच्चों के ऊपर मारपीट और सख्ती की जाए, ये तो बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये एक चीज, एक सवाल, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो सुनते ही नहीं है। आप उनका नाम पुकारते रहें, ना वो आपको देखेंगे ना तवज्जो देंगे, और मोबाइल का कल्चर भी ज़ाहिर है इसमें बड़ा उसकी फैक्टर है। लेकिन अगर जिद पर आ जाए तो फिर माँ बाप उनके आगे हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि भाई माफ करो हमें, मोबाइल लो और खामोश हो जाओ। देखिए, इसका एक सीधा सा उसूल है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। जब हमारे बच्चे ख़ास तौर पर 7 और 8 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर रवैये में और उनके बिहेवियर और एटीट्यूड में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नज़र आती है तो उस गड़बड़ की जिम्मेदारी उनके वालिदैन या उनके इर्द गिर्द के माहौल पर होती है। लिहाजा वो तमाम वालिदैन ये समझते हैं कि जब उनके बच्चों को मोबाइल से मना किया जाए तो मना क्यों नहीं होते। उनसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आखिर आप मोबाइल हर वक्त क्यों यूज़ करते हैं। वो अम्मी जो किचन में भी हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वो अपने बच्चे से ये डिमांड करती हैं कि उसका बच्चा मोबाइल यूज़ ना करे। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, 7 साल से कम उम्र के बच्चों बिल्कुल के लिए प्रोफेसर साहब, ये आपने बिल्कुल सही बात की, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो वो वालिदैन जिस हवाले से परेशान है कि हमारा बच्चा हमारी बात को नहीं सुनता, पहले आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर वो आपका बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, तो 2 मिनट को रुकें और सोचें कि आपने उसको अपने अमल से क्या कुछ सिखाया है। बिल्कुल, और घर का माहौल बड़ा मैटर करता है। जैसे रवैया आप एक दूसरे से रखेंगे ना मियाँ बीवी, वो बच्चा सीखेगा। तो कोशिश करें उनके सामने अच्छा एनवायरनमेंट रखें, उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो आपकी बात सुने भी और समझें। उनके पीछे भी आप अच्छा रवैया रख सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक ब्रेक लेते दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। 4 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं
اور جو ذکر ہم نے 9 بجے ابتدائیہ میں نہیں کیا فیصل، وہ تھا موسم کا ذکر. آپ نے کیا؟ آپ کو موسم یاد رہا؟ مجھے بالکل، کیونکہ اچھا موسم ہے نا. لیکن اب سچویشن ایسی ہو رہی ہے صدف کہ موسم اچھا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کو بگاڑ ہم پیدا کر دیتے ہیں. کہیں پہ انتظامی معاملات ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کہیں ہم پیشگی اطلاع کے باوجود اپنی تیاریاں نہیں کرتے ہیں، اور موسم نے اب تیور دکھانا شروع کر دیے ہیں کیونکہ طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں. اور خیبر پختونخوا میں اگر کہا جائے قہر ڈھا رہی ہے یہ طوفانی بارشیں تو بے جانا ہوگا. حادثات ہو رہے ہیں، مختلف حادثات میں اب تک مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اس میں متعدد زخمی بھی. یہ تو خیبر پختونخوا کی بات ہے. صدف، بلوچستان میں کیا سچویشن ہے؟ بلوچستان میں تو آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پہلے سے ہی سیلاب آیا ہوا تھا اس کی تباہ کاریاں جاری تھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں جہاں پورا نظام بارشوں سے متاثر ہوا ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا متاثر ہوا. پھر اگر ہم بلوچستان کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی یہی صورت حال ہے، اور طغیانی ندی نالوں میں برقرار ہے. کئی علاقے تاحال زیر آب ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 4 گھنٹے سے زائد رہنے والی بارش نے ایک بار پھر گوادر کو ڈبو دیا ہے. پسنی کی بات کریں، وہاں پر سیلابی صورتحال ہے. اب ایسی صورتحال میں بچے نہ اسکول جا پاتے ہیں، آفس جانا مشکل ہو جاتا ہے، گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے، اسکولز میں پانی داخل ہو گیا ہے. شاہراہوں پر پانی آنے سے ہنڈائی کا ملک کے دیگر حصوں سے 3 روز گزر گئے. 3 روز سے زمینی رابطہ منقطع. آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں جب پانی اتنا کھڑا ہو تو پھر جو معمولات زندگی ہیں وہ کیوں متاثر نہیں ہوں گے. اب جو دونوں صوبے ہیں وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج کی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور جو تباہ حالی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارشیں ابھی رک نہیں رہی ہیں. بارشوں کا یہ ایک سسٹم جو ہے پورا اس کا جال ہے، جس کی وجہ سے مزید بارش کی پریڈکشنز مزید بارشوں کی پریڈکشنز بھی آپ نے بلوچستان کو ایکسپلین کیا. خیبر پختونخوا کی بات کریں، چاہے وہ سوات ہو یا پھر دیر ہو، چترال ہو، ہر جگہ اس طرح کے معاملات وہاں ہیں. اور لوور چترال ہو، مالاکنڈ، باجوڑ جو وزیرستان ہے، وہاں بھی اب سوچے کہ کئی اضلاع کا زمینی رابطہ بدستور منقطع ہے، پورے ملک سے کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ آلریڈی دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں، جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی پاپولیشن ہوتی ہے، دشوار گزار راستے ہیں، کہیں تو 2 سڑکیں، کہیں صرف ایک سڑک ہوتی ہے، وہ بھی بہہ جاتی ہے. عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ظاہر ہے اس طریقے سے عملہ نہیں ہوگا جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی. ایسے میں لوگ زیادہ متاثر ہوئے اور عید بھی ان کی پھر اسی تمام پر صورت. بائی دا وے پریڈکشنز تو تھیں، اور اگر پریڈکشنز تھیں تو عملہ بھی ہونا چاہیے تھا. اب ہم نے دریا سوات کی بات کی، دریا پنچکوڑا، وہاں بھی جو ہے نچلے درجے کا سیلاب ہے، لیکن سیلاب تو ہے وہ وہاں سے ریلا گزر رہا ہے. تو پشاور جو خیبر پختونخوا میں ہم نے بات کی ہے، تباہ کاریاں جو ہے وہاں پہ کافی زیادہ ہوئی ہیں. ہمارے نمائندے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد ہمارے ساتھ ہیں تو شہزاد سے بات کر لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا، یہ بارشوں کے باعث کہاں کہاں حادثات رپورٹ ہوئے اب تک؟ ویسے جو جانی نقصان ہوا ہے وہ کیا رپورٹ ہوا ہے؟ دیکھیں، حالیہ بارشوں کا جو سپیل ہے اس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں نقصانات جو ہیں وہ کافی ہوئے ہیں، جانی اور مالی نقصانات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو کڑی فصلیں ہیں، املاک ہے، اسے بھی کافی نقصان پہنچا ہے. پی ڈی اے میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو اعداد و شمار میڈیا کو جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق ابھی تک بارشوں کے نتیجے میں جو مختلف حادثات رونما ہوئے ہیں اس کے سبب 21 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر 330 گھروں کو نقصان پہنچا ہے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع ہے جن میں سوات شامل ہے، چترال، اپر دیر، لور دیر، شانگلہ، وہاں پر کافی نقصانات ہوئے ہیں. جو رابطہ سڑکیں ہیں، رابطہ پل ہے، مقامی پل ہے، وہ بھی دریا برد ہو چکے ہیں. سڑکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پر جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں وہ ابھی تک منقطع ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچ پا رہی ہے. یہ تو جانی اور مالی نقصانات ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو گندم کی فصل ہے، تمباکو کی فصل ہے، اسے بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور ان بارشوں کے نتیجے میں جو مجموعی پیداوار ہے وہ محکمہ زراعت کے ماہرین کے مطابق 20% کم ہو چکی ہے. جنوبی بیلٹ کی اگر ہم بات کریں، ڈی آئی خان،
बनू टांग लकी मरोत वहाँ पर भी दरिया गम्बेला और इसके अलावा दीगर जो दरिया हैं छोटे बड़े नदी नाले हैं वहाँ पर यकीनन तुग़यानी पे की सूरत हाल थी और इसके नतीजे में जो मुकामी आबादी है उसे नुकसान पहुँचा है, कड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा जो वादी पेशावर है, पेशावर और इससे मुतसिल जो चारसद्दा के अजला है वहाँ पर भी जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, दरिया है, सरदरियाब, नागुमान, शालाम, वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ जो पानी की सतह थी वो तो बतदरीज बुलंद हो रही थी और इसके नतीजे में जो मुकामी आबादी है उसे वो गैर महफूज हो रही थी। ताहम आज की अगर हम बात करें तो सूरज जो है, सूरज की किरणें नमूदार हो चुकी है और मतला वादी पेशावर की हद तक तो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुका है, कहीं से भी मतला आलूद होने की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये तवक्को की जा रही है कि अगर बालाई इलाकों में बारिशों की सूरत हाल थम गई तो यकीनन इसके मजमूई असरात जो है वो दरियाओं पे पड़ेंगे और दरियाओं में और तमाम तर सिस्टम को बहाल करने में भी मदद मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, आपने हमें ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। अब जरा चित्राल की भी बात कर लेते हैं। बालाई इलाकों की जब बात कर ही रहे थे आप, तो चित्राल जो कि हाई एल्टीट्यूड पे वाक़ई है, यहाँ पे भी कई रोज़ से बारिशें जारी हैं। सूरत हाल यहाँ पे सिचुएशन ख़राब है, फार फ्लंग एरिया है, इसलिए यहाँ पे मज़ीद दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे नुमाइंदे जो हैं नज़ीर हुसैन वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे अपडेट्स लेते हैं। नज़ीर, बताइए, इंतज़ामिया ने 3 दिन के लिए तो तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, रेस्क्यू वगैरह के क्या इंतज़ामात इस वक्त किए गए? जी, अपर ओलोय चित्राल के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता 3 दिनों से चित्राल मेन, पेशावर शहरा समेत तमाम वैली सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद थे। पेशावर रोड में 70 से ज़्यादा मकामात पर सिलावी और लेन स्लाइडिंग के मलबे हटाने का काम जारी है। ज़िले के अंदर तमाम मुतासरा सड़कों में ट्रैफिक को चालू करने के लिए NHA, CNW और TMA के मशीनरी लगाई गई है। बारिशों से अपर ओलोय चित्राल में दर्जनों रिहायशी मकानात मुनहदम हो गए और नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अपर चित्राल के बेशतर इलाकों में टेली कम्युनिकेशन और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गए, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों से रब्ताकारी में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अपर ओलोय चित्राल के बलाई इलाकों में 9 इंच से लेकर 1.5 फुट तक बर्फ पड़ी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चित्राल में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। जी, मतलब आप चित्राल के मनाजिर देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ दिसंबर चल रहा है और यहाँ अप्रैल चल रहा है, तो बहुत फ़र्क है। एक ही मुल्क में 2 तरह के मौसम इस वक्त हैं, लेकिन हम दुआ गो हैं कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूर दराज इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता कि वो इस मौसम को झेल सके। करीब वाले इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है? जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम अच्छा कराची वालों के दुख जो है ना वो जख्म ताज़ा हो जाते हैं, तो बस इसकी बात ही ना करें तो बेहतर है। लेकिन अब आप कराची में ये ना सोचें कि गर्मी गर्मी है, यहाँ भी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस आ गई हैं और मुल्क भर की ज़रा ओवरऑल ही बात कर लेते हैं। वो ये है कि बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो तैयार है। आज रात से पाकिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं वो उस पर असरअंदाज होगा, जिसमें बलूचिस्तान है, KP है, उसमें फिर तूफ़ानी बारिश होंगी और कराची में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शदीद पे मैंने काफ़ी ज़ोर दिया है क्योंकि बारिश तो हल्की फुल्की हो ही जाती है। अब शहर कायद में बताया जा रहा है कि आज 16 है, जी हाँ, 17-18 अप्रैल की दरमियानी 17 और 18 अप्रैल को गरज चमक के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश होगी, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। कराची इतना बड़ा है कि कहीं बारिश होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं धूप निकली भी होती है। हाँ, लेकिन अगेन मूसलाधार हो या हल्की हो, सिर्फ कराची वाले यही दुआ कर रहे होते हैं कि भाई कहीं पानी खड़ा उनको नज़र ना आए, कहीं पे इंतज़ामात जो हैं वो ख़राब ना हो। तो लेट्स सी। वैसे इस एक चीज़ है कि पिछली चंद बारिशें जिनकी इतनी शिद्दत नहीं थी, उसके बाद इतने ज़्यादा हमें ख़राब मामलात नज़र नहीं आए कि पूरी अर्बन फ्लडिंग हो गई और ये वाले। लेकिन सड़कों पे तो पानी खैर बदसूर जमा ही है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमारी बहुत सारी सड़कें वो सड़कें नहीं हैं, गड्ढे हैं, तो लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ गड्ढा है कहाँ सड़क है। एक सड़क पे जो आपकी कहते हैं ना रोज़मर्रा के या आपके आने जाने की, कहीं आप ग्रोसरी पे जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, आपको याद हो जाता है। ऐसे ही होता है ना वैसल कि वहाँ पे किस जगह पे गड्ढा आएगा तो मुझे गाड़ी को ज़रा एहतियात से चलाना है। लेकिन जब वो गड्ढा फिल हो जाता है उसके बाद एक नया गड्ढा बन जाता है, तो वो आपकी मेमोरी जो है ना एकदम से आपको पहली तरफ इशारा करती है, लेकिन आप दूसरे गड्ढे में उस वक्त तक जा चुके होते हैं। तो ये हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं।
एब्सोल्युटली। हम कराची की बात कर ही रहे हैं तो अब ज़रा बलूचिस्तान का भी हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पे रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और स्कूल्स बंद हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के मुताबिक हंगामी हालात के पेश नज़र स्कूल्स को बंद करने का ये फैसला किया गया है। और हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था कि अर्बन फ्लड एमरजेंसी नाफिज करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाउ इट्स अ टेस्ट कि जब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और पहले से तमाम तर इदारे मुत्तला भी कर दिए गए हैं तो होपफुली लोगों का जानी नुकसान नहीं होगा, माली नुकसान नहीं होगा। ऑपरेशन खैर इस हवाले से जो है PDMA का वो भी अब शुरू हो चुका है। चलें, तो जब हमने ये बात करी लिए तो हरनाई का जिक्र कर देते हैं। हरनाई और गिरदोनवा में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी है। ज़मीनी राब्ते यहाँ के भी मुनक़ता हो गए। ऐसी सूरत हाल में जब इतनी तुग़यानी हो तो ये राब्ते जो है ज़मीनी राब्ते वो ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, हरनाई कोयटा पंजाब कौमी शाहराह चौथे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है और बहाल नहीं हो सका यहाँ पे ट्रैफिक। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन दूसरे रोज़ भी बंद है। तर्जुमान रेलवे जो बता रहे हैं इस हवाले से, उनका जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया है वो ये कहते हैं कि रेलवे ट्रैक और पटरी की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। तो लेट्स सी कि हो सकता है कुछ घंटों में वहाँ पर मजीद सूरत हाल बेहतर हो जाए। एब्सोल्युटली। अब इस पे हम बात कर लेते हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब भी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या प्रिपेयर्डनेस है। जब जो मौसम डिपार्टमेंट है उसने तो बता दिया है कि कितनी बारिशें और कितनी ज़्यादा बारिशें हैं, लेकिन अब तैयारी क्या की जा रही है। पिछले साल का भी हमें सैलाब याद है और इस साल भी जब पूरा गवादर जो था उसकी बड़ी ख़राब सूरत हाल थी और उससे पहले जो बलूचिस्तान में जो पिछला सैलाब आया था उसने तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक तबाही मचाई थी। उसके असरात हम अभी तक देखते हैं। अभी तक लोग, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सके हैं। लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। और सिर्फ यही नहीं होता, जब पानी काफ़ी अरसे खड़ा रहता है तो वहाँ पर वबाई अमराज भी फूट पड़ते हैं। तो ना सिर्फ वहाँ पर लोगों को राशन की ज़रूरत होती है, शेल्टर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे फिर लोगों को डॉक्टर्स की और मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और छोटे बच्चे इन हालात में ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और अभी तो खैर मौसम इतना सख्त नहीं है। सर्दी की बात करूँ, वो जो सैलाब आया था तो उसके बाद जो सर्दी आई थी वो बड़ा कड़ा इम्तिहान लोगों के लिए साबित हुई थी। तो अब जो बारिश आ रही है और ये जो एक तगय्युर हमने पूरी दुनिया में देखा है, मौसमियाती तब्दीली जिसे कहा जाता है, उस पर काम तो बहुत हो रहा है। लेकिन फैसल बातें सिर्फ हम सेमिनार्स की हद तक देखते हैं, कोई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, नतीजा नहीं निकलता। पाकिस्तान ने अपना केस बड़ा मजबूती से लड़ा था। COP27 की आपको याद होगी, जब पाकिस्तानी हुकूमत का डेलीगेशन वहाँ पर गया था, हमने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई थी कि हमारा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, चाहे वो पॉल्यूशन के हवाले से हो या जो मौसमियाती तगय्युरात हों, उनमें जो तब्दीली है, जो ह्यूमन डिज़ास्टर जिसे हम कहते हैं, इंसान की जानिब से क्रिएट किया हुआ, लेकिन हमें उसके असरात ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। और इसके लेकिन हम क्यों दुनिया से एक्सपेक्ट करें, हम क्यों ना खुद ही उठ खड़े हों और हम इस पे काम करें। आने वाले दिनों में, आने वाले शोज़ में हम इस पे मुसलसल नज़र रखेंगे। मौसम की सूरत हाल अब हम सबको पता है क्या होने जा रही है, क्या इंतज़ामात उस तरह से हैं या नहीं। आने वाले शोज़ में इस पर हम नज़र रखेंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है, वो भी आपको देते हैं। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। हुसैन अहमद चौधरी से बात करते हैं। हुसैन, आगा कीजिए। जी हुसैन। जी देखिए, बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और कोई भी वकील जो है वो पेश नहीं हुआ उनकी जानिब से। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब काफी बरम हुए। उनका कहना था कि आज हमने इस केस का फैसला करना था, लेकिन दोनों साइडों से कोई भी जो है वो पेश नहीं हुआ, क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी जो है एडवोकेट जनरल भी नहीं पेश हुए और दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी के वकील थे शोएब शाहीन और साथ साथ उस्मान रियाजगिल, ये दोनों पेश नहीं हुए और अदालत ने अदम पैरवी पर बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दिया और बुशरा बीबी की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आज हमने इस केस का फैसला करना था और अदालत ने यह अहकाम जारी किए हैं और बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया, क्योंकि ईद से कब जो है वो ये जब समाअत एंड हुई थी तो अदालत ने कहा था कि ईद के बाद हम इस केस का फैसला करेंगे, लेकिन आज कोई भी वकील जब पेश नहीं हुआ तो ये दरख्वास्त जो है वो बुशरा बीबी की वो खारिज कर दी गई है। ठीक है हुसैन अहमद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मामला और सिचुएशन ये है कि बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला क्या है? रोटी,
सस्ती रोटी सस्ती, यही चाहिए बस, और वो सस्ती कर दें। लेकिन अब पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत ने भी रोटी और नान की कीमत में कमी का फाइनली ऐलान किया है। वफाक की जानिब से रोटी की नई कीमत 16 रुपए जबकि नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर की गई है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से रोटी की जो नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तमाम तरह हिदायत जो हैं वो फाइनली जारी कर दी गई। तो चलें, कोई तो चीज़ सस्ती हुई जिसमें एक बहुत अहम मामला रोटी। लेकिन हो क्या रहा है जी, गुज़िश्ता कई रोज़ हम देख रहे हैं कि कई शहरों में नई कीमतों और रोटी और नान फरोख्त ना करने वालों के खिलाफ एक्शन भी हुआ। ज़िला इंतज़ामिया ने सस्ती रोटी ना मिलने पर शिकायत भी दर्ज करवाई, उसके लिए नंबर्स भी जारी किए। अब पंजाब के बाद केपी हुकूमत भी रोटी सस्ती कर दी है उसने, और एक रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर कर दी है। सो हुआ क्या है कि अब ऐसे फैसले हो तो जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद इसलिए क्योंकि नान भाइयों ने जो अहकामात है उनको तो हवा में उड़ा दिया है। चाहे लाहौर हो, पिंडी हो, गुजरावाला हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, मुख्तलिफ शहरों में रोटी की जो नई कीमतें हमने आपको बताई हैं उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका है। रोटी बदस्तूर 20, नान बदस्तूर 30 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। क्योंकि सूबे भर के तनूर मालिकान हैं, उन्होंने सरकारी नर्ख पर रोटी और नान देने से इनकार कर दिया है। होता क्या है कि ये इनके पास रीज़न ये होती है कि जनाब अगर हम सस्ती कर लेंगे तो हमारे पीछे जो ऊपर खर्चा आ रहा है वो कहाँ से पूरा किया जाएगा। तो सीनियर नायब सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन वहीद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, हुकूमत ने कुछ सोच कर ही ये फैसला किया और आई होप कि वो तमाम तरह जो मुताल्लिका लोग हैं उनकी कंसिडरेशन के साथ हुआ होगा। क्यों जो नर्ख हुकूमत ने सेट किए उस पर फ़रोख्त नहीं हो सकते नान और रोटी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया कि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे अपना मौक़िफ़ और नान भाइयों का, जो पाकिस्तान में जितने भी नान भाई और ख़ास तौर पर पंजाब और KPK में हैं, उनका मौक़िफ़ बयान करने के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया है। और सबसे पहले ये बात है कि देखें, कोई भी चीज़ गवर्नमेंट सस्ती करती है, ये गवर्नमेंट आवाम को किसी चीज़ में रिलीफ देती है तो वो गवर्नमेंट का काम होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि नान भाई एक ऐसा तबका है कि जो गरीब और पिसा हुआ तबका है। हमेशा से नान भाइयों के साथ ज़्यादती की जाती है। कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो चाहे PTI की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, तो उनका निशाना सबसे पहले नान भाई बनता है, क्योंकि रोटी पर सियासत हो रही है सारी। बेसिक नीड है अब ना, मसला ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने रोटी का एक नोटिफिकेशन ईद की छुट्टियों के दौरान जारी कर दिया। 16 रुपए की रोटी 20 से कम करके 16 रुपए, और नान जो है वो 30 से 20 रुपए का कर दिया। ना इसमें किसी भी नान रोटी एसोसिएशन से मुसावरत की गई है, ना उनको इस चीज़ में बिठाया गया कि हम ये करने लगे हैं। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्या चाहते हैं, किस तरह होना चाहिए। जब भी कोई काम किया जाता है तो जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको बिठा के उनसे मुशावरत की जाती है। इसी तरह ये एक तजर्बा जो है नून लीग गवर्नमेंट ने, हमजा शहबाज साहब की जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी नान हम 18 रुपए का सेल कर रहे थे और रोटी 12 रुपए की सेल कर रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया 10 रुपए की रोटी और 15 रुपए का नान। उस वक्त जो है फ़ाइन की कीमत, आटे की कीमत 1090 रुपये थी। जब 10 रुपए की इन्होंने नोटिफिकेशन किया, हम 12 रुपए की DC के इजाज़त से रोटी बेच रहे थे, नोटिफाई हुआ था। इसी तरह नान जो 18 का वो DC की इजाज़त से हो रहा था और इन्होंने 15 का कर दिया। अब असल में हुआ क्या है, अब जो हुआ है, जहाँ पे मसला जो बना हुआ है कि महकमा खुराक जो है उसने अपनी नाअहली और जो मिस मैनेजमेंट थी वो छुपाने के लिए जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको मिस गाइड किया है कि जब हमारी रोटी का रेट 20 रुपए का नोटिफाई हुआ था ये अपनी केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो उस वक्त आटे के 20 किलो का जो आटे का बैग था उसकी कीमत 2200 रुपये थी। और बाकायदा DC ने हमारे से बैठ के मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हर ज़िले में कैलकुलेट किया जाता है कि हमें क्या बच रहा है, उसमें हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं 20, 30, 40, 50 पैसे जो गवर्नमेंट समझती है कि हमारे लिए हैं, हम काबिल कबूल, हम भी वो होती हैं, हम तो हम वो कर लेते हैं। इसी तरह जब नान की रेट जब 25 रुपये नोटिफाई किया और 30 का बेच, तो उस वक्त जब 25 का नोटिफाई किया उस वक्त फाइन की कीमत 8,800 से 9,000 रुपए। वहीद साहब एक चीज, इस वक्त जो आपकी जो रोटी के जो वजन है, अगर मैं रोटी की बात करूं तो कितना वजन उसका, कितना ग्राम की है, और वो आपकी उस पे बनाई कितनी आती, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, आप बेच कितने पे रहे हैं, और उसके मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि
وہ سب چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں. آپ کو ہر چیز میں بتاؤں گا کہ ہماری کیلکولیشن کیا ہوتی ہے, ہم کتنا خرچہ ہوتا ہے ہمارا, اس میں آٹے کا ریٹ کیا ہوتا ہے, سب چیز. مسئلہ یہ ہے کہ جب 2200 سے جب پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ 6 سے 8 مہینوں میں گندم کا ایک بحران پیدا کیا گیا, بے شک مصنوعی ہوا ہو محکمہ خوراک کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی, آٹے کا ریٹ 2800 سے 3000 روپے تک 20 کلو چلا گیا تھا. اس وقت ہم نے ڈی سی کو اپلیکیشن دی کہ روٹی کا ریٹ 25 روپے کی. اب ہوا یہ ہے کہ جب گندم وافر مقدار میں ہوئی ہے تو جو آٹے کی قیمت 2829 ہو گئی تھی وہ 2300 پہ آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو 2200 سے 100 روپے بڑھا ہے, 2300 ہوا ہے. اب 2200 پہ آپ ہمیں 20 روپے کی روٹی دے رہے ہیں کیلکولیٹ کر کے, اور 2300 کے تیلے پہ آپ ہمیں نوٹیفائی کر دیتے ہیں 16 روپے کی, تو وہ تندور والا تو وہ آلریڈی ایک نقصان میں جا رہا ہے, وہ کس طرح بچا سکے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخراجات آتے ہیں, وہی صاحب جس وقت آپ کہہ رہے ہیں جس وقت 2800 ہوا تھا اس وقت آپ نے پھر کتنے پہ بیچی؟ سر 20 کی روٹی تھی, ہم نے اپلیکیشن دی ڈی سی کو 25 روپے کی, لیکن 6 مہینے ڈی سی صاحبہ ہر ضلع میں رلاتے رہے ہیں تندور والے کو, آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ آ رہی ہے. اب 2800 سے بیگ 2300 پہ آیا ہے, اچھی بات ہے, تندور والا خوش ہے, اور ہونا چاہیے کم. ہم چاہتے ہیں عوام کو روٹی 16 کے بجائے 10 کی ملنی چاہیے. وحید صاحب جس گورنمنٹ نے دینے کے تندور والے دینے ہیں. اب ایک روٹی پہ جو ہمارے اخراجات آتے ہیں وہ تقریباً 8.5 روپے آتا ہے. ٹھیک ہے 8.5 روپے آ گیا. اس کے بعد اب یہ گیس کے ریٹ بڑھے ہیں, بجلی کے, آپ کے پتہ ہے کہ جو یونٹ, یہ جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ 6 مہینے پہلے کی, اس وقت بجلی کا یونٹ جو 15 سے 20-25 روپے, آج 60 روپے ہے. گیس کے ریٹ تو سمجھ آتا ہے, لیکن یہ جو پیٹرول بڑھتا ہے آپ لوگ تو تب بھی بڑھا دیتے ہیں. پیٹرول پرائز بڑھنے پر نہیں, پیٹرول بڑھتا ہے, ہم نہیں بڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 1 سال میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو روٹی کی قیمت کتنی بڑھی؟ 20 کی ہم بیچ رہے ہیں, 20 کی بیچ رہے ہیں. نان 30 کا تھا 1 سال سے 30 کا بک رہا ہے. اصل میں تو ہوتا ہے جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ جو نہیں بیچے گا 16 روپے میں تو ہم اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. تو اب آپ لوگ پھر کیا لاہے عمل ہے آپ کا آگے؟ دیکھیں جی, کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے. کل بھی ہمارے کئی تندور والوں پہ انہوں نے جرمانے کیے ہیں, پرچے کیے ہیں. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ ایک میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, ایک ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, آزاد ملک, آزاد شہری ہیں, اس قانون ہمارے پہ بھی لاگو ہوتا ہے, جو بھی ہے ہمارے حقوق ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں. پنجاب میں صرف تقریباً 4 سے 5 لاکھ خاندان اس کاروبار سے وابستہ ہیں, جن کا روزگار تندور کے اس سے چل رہا ہے, گھرانے چل رہے ہیں. اب یہ ہمارے پہ اگر انہوں نے روٹی کا ریٹ مسلط کیا, اگر ہمارے پنڈی کے جو صدر ہیں شفیق قریشی صاحب, انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ جی ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے, گیس کے ریٹ کم کرنے, بجلی کے کم کریں, آٹا کم کریں, بیچیں, ان کو گرفتار کر لیا, ان پہ 7 MP کا پرچہ دے دیا. کتنے پہ اب جو احتجاج کرے اس کا پرچہ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کتنے پہ بیچنی ہے فائنل, اور کتنے پہ نہیں بیچ پا رہے, یہ بتائیں بس. سر دیکھیں, اگر گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتی ہے, آٹے کا ریٹ مزید کم کرتی ہے, ہم 16 روپے کی روٹی بیچنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر جو ابھی موجودہ صورتحال ہے, اس میں روٹی 20 روپے کی بکے گی, نان 30 روپے کا بکے گا. روٹی 20 اور نان 30 روپے کا بکے گا, حکومت چاہے کوئی بھی جو ہے وہ ریٹ مقرر کیے. ٹھیک ہے وہی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تو حکومت کی جانب سے تو ریٹ کم ہو رہے ہیں, لیکن جو اصل سچویشن ہمارے سامنے ہے, اور جو نان بائی ایسوسیشن ہے کلیئر بول دیا ہے, روٹی 20 نان 30 اب لینی تو یعنی کہ جو حکومتی احکامات تھے وہ نان بھائیوں نے ہوا میں اڑا دیے ہیں. اور ایک انہوں نے جو بات کہی ہے, اب یہ تو حکومت ہی کوئی نمائندہ اس کو مزید کنفرم کر سکتا ہے کہ ہم سے کوئی اس بارے میں گفت و شنید نہیں کی گئی ہے, یہ فیصلہ کر دیا گیا اور از خود, اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے تو دیکھیں, کیونکہ اس چکر میں کیا ہوتا ہے, عوام پس جاتے ہیں, ریلیف بھی نہیں ملتا اور پھر خلاف ورزی ہوتی ہے. بریک لے لو, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اصل میں وہ ملتا ہے کہ نہیں. اب اس سے یاد آیا کہ جب ہم معیشت کی بات یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کس طریقے سے متاثر کر رہی ہے, معاشی حالات بہتر ہوں, تو پھر ایسے میں سرمایہ کاری بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلنے کا امکان ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور سعودی وفد میں اب سرمایہ کاری, اس کے علاوہ پانی و زراعت, ماحولیات, صنعت, معدنی وسائل, توانائی کے وزیر شامل ہیں. یہ وفد پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے مواقع کا جائزہ لے گا, اور ہوپ فلی مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی جو ہے آج. بالکل. اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ سعودی وفد کا دورہ
मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। सो उन्होंने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू भी की, उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की जानिब से ज़राअत, तवानाई और ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का इम्कान है। और ख़ासकर आपने बड़ा सुना होगा रिक्रूटिंग मंसूबे के हवाले से ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा। और सऊदी वफ्द का दौरा जो है वो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। तो अब देखते हैं ये इसके मटीरियलाइज किस तरह होगा, क्या इसके नताइज निकल सकते हैं। माहिर माशियात खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम ज्वाइनिंग अस। और ज़रा बताइएगा, SIFC का क़याम हुआ और ज़ाहिर है उसका बड़ा मकसद ये था कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। ऐसे हालात में जो ये सऊदी वफ्द दौरा कर रहा है, कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है ये? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए अच्छा बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये कि बहुत टाइम जो है बात होती आई थी सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कि ये 2019 से, अगर आपको याद हो, 2019 से कमिटमेंट्स होना शुरू हुई थी और जो है मेरे ख्याल में ये मटेरियलाइज होना होगी शुरू। और इसमें मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया की जानिब से कमिटमेंट्स हमेशा रही हैं और उन्होंने हमेशा सपोर्ट भी किया है, इन्वेस्ट भी किया है। और इशू जो है ना वो हमारी साइड से रहा है ज़्यादातर, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वैसी नहीं रही या पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं रही। इस तरह से हमारी जानिब से हमने जो है उस तरह से मुराद नहीं दे सके, हम इस तरह से हम अपना इकोसिस्टम बेहतर नहीं कर सके। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हमने लगाए, हमने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, हमने एनर्जी को अपने आप खुद ठीक नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा पोटेंशियल सऊदी अरेबिया तो है हमारे लिए, वो तो आ रहा है, वो अपनी कमिटमेंट्स दे रहा है, वो अब शायद इन्वेस्ट भी करेगा एंड वो पूरी ये $5 अरब से स्टार्ट होगा। और इसमें मिनरल्स भी हैं, एनर्जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 4-5 सेक्टर्स बहुत क्रूशियल हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें 2 चीजें और करने की जरूरत है। एक तो हमें अपनी ये एनर्जी कॉस्ट को एक सर्टेन लेवल पे लाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्टर जो है इन जनरल पूरी दुनिया से आए, वो कंसिडर करें हमें कि ये जो मुल्क है इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इनका जो इकोसिस्टम है वो बेहतर है, इनका टैक्सेस कम है, इंसेंटिव्स बेहतर हैं, इनके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटेंट लोग हैं यहाँ पे। तो हमने ना इस तरह से अपने आप को बेहतर करना है कि सारे इन्वेस्टर्स हमारी तरफ आए, सऊदी अरेबिया से शुरुआत हो और पूरी दुनिया हमारी तरफ जो है वो राग़िब हो इन्वेस्ट करने के लिए, फिर बहुत बेहतरी होगी और हमारे पोटेंशियल भी है ये सब करने का। ये आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज अभी तक लोग ये समझते हैं कि आपके पास वसाइल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं तो लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो दूसरे फैक्टर्स आपने बताए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम इस पर भी चाहेंगे आपसे मुफस्सल गुफ्तगू करें। हाल ही में रेकोडिक और इस जैसे कई मंसूबे जो हैं वो ज़ेर गौर आए, और इसमें कितना इम्कान है कि सऊदीया इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि एक खजाने की कुंजी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन काफ़ी अरसे से इस पर कोई खातिर खा नताइज हमें नहीं देखने को मिले। डू यू थिंक कि ये एक टर्नओवर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें मिनरल्स में हमारे यहाँ मैसिव पोटेंशियल है, चाहे वो कॉपर हो, गोल्ड हो या और दूसरी जो है वो मादनियात हो, बहुत ज्यादा जो है रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ये वो कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत ज्यादा उसका पोटेंशियल है और हमें सिर्फ उस स्किल की जरूरत है, उस इन्वेस्टर की जरूरत है और उस एक्सपर्ट की जरूरत है जो आके हमारे साथ या हमारे लोकल जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए ये सारा काम करे। और देखिए मैं इसमें ये एक बात जरूर कहूंगा कि आपने जो कहा ना कि हमारे पास खजाना तो है, अब प्रॉब्लम यही है ना कि उस खजाने को निकालने के लिए बेहतर उससे फायदे हासिल करने के लिए एक आम आदमी को बेहतरी और उसकी बेनिफिट के लिए हमने क्या करना है। उसके लिए मैंने कहा कि अपना एनवायरनमेंट इतना बेहतर करें कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ चाइना, UAE, अमेरिका, यूरोप, सारे दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करें और कहें कि जी यहाँ पे पोटेंशियल भी है, रिसोर्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है और इनके पास वो सब चीजें हैं जो कि हम यहाँ से आके ना सिर्फ खुद बेनिफिट लें बल्कि इनको भी बेनिफिट दें। तो मेरे ख्याल में इसमें कॉपर से स्टार्ट हो सकता है और ये सऊदी अरेबिया ने शायद कमिटमेंट दे भी दी है कि $1 बिलियन से जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू होगी कॉपर की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सऊदी अरेबिया के साथ UAE, चाइना, ये सारे फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और हमने क्या करना है, हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी है और पॉलिसी कंसिस्टेंसी देनी है। ये दो चीजें इंश्योर कर लें, बाकी चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो आप अभी जो हम देख रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान में एक जो मईशत के जो इशारे हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हम इतना खातिर खा उसके नताइज देख रहे हैं या वो ऐसे इंडिकेटर साबित हो रहे हैं जिससे कुछ दिनों सही ज़ाहिर है मराहिल तो अभी तय करने हैं, IMF से भी मामला तय करने हैं, बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं आपको?
देखिए मैं फिर वही कहूंगा कि 3-4 चीजें मैंने पॉइंट आउट की कि अगर हम उन पर काबू पाते हैं तो बेहतरी होगी, और हमारे यहाँ बेहतरी होना जरूरी है, क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन चैलेंजेस के साथ चलना, क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा होंगे, और हमारे यहाँ वैसे भी महंगाई बहुत ज्यादा है, ग्रोथ कम है, तो हमें तो हर हाल में अपनी बेहतरी लेकर आनी है। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हम इररेलेवेंट नहीं है दुनिया में, हम बहुत ज्यादा जो है बड़ी पॉपुलेशन है जिसको हमने ठीक करना है, जिसके फायदे के लिए काम करना है। तो मेरे ख्याल में अभी हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। अपने कर्जों को किस तरह से हमने हैंडल करना है, नंबर 1, खासकर डॉलर बेस्ड जो हमारे कर्जे हैं वो। सेकेंडली एनर्जी का इशू हमें ठीक करना है। थर्ड, टैक्सेस को कम करना है फॉर्मल सेक्टर से, और इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स नेट में लेकर आना है ताकि सही से फाइनेंसेस बेहतर हो सके, टैक्स सही जगह लगे, खर्चे अपने कम करने हैं। और लास्ट में कहूंगा जो प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें हमें कंटिन्यू करना है, मोमेंटम बिल्ड करना है। तो IMF भी आपके साथ आएगा, दुनिया के और इन्वेस्टर्स भी आपके साथ आएंगे, और बेहतरी बिल्कुल हो सकती है। और लास्ट में कहूंगा बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है हमें की लेके चलना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि लोग अगर हमारे पास कॉम्पिटेंट होंगे, अच्छे पढ़े लिखे और डेवलप्ड माइंडसेट के होंगे, तो सारी दुनिया आपके पास आएगी और आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी। एब्सोल्युटली खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट ला के लिए बहुत ज़्यादा माहौल आपको कंड्यूसिव बनाना पड़ता है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और उसमें कोई मुल्क आए और इन्वेस्ट कर दे, आपको आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हार्मनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और हम देख भी रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि जो पॉलिटिकल पाकिस्तान की इस वक्त तमाम तर कमराडरी है, बल्कि उसके साथ साथ SIFC और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स ने ज़बरदस्त काम किया है। नाउ इट्स ऑनस ऑन द गवर्नमेंट कि किस तरीके से हम अपने माहौल को साजगार बनाते हैं सरमायाकारी के लिए, और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ ये जो पॉइंट आउट किया खुर्रम साहब ने, वो ये कि जो डॉलर बेस्ड कर्जे हैं, हमें उसको थोड़ा कट लगाना पड़ेगा, और वो उस सूरत में होगा जब सरमायाकारी की सूरत में दीगर ममालिक हमारे साथ आते हैं और हम खुद यहाँ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे काम करने होंगे। ज़राअत का सेक्टर है, IT का सेक्टर है, तवानाई का सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, और जो टैक्स नेट में जो इनफॉर्मल जो तबका है जो नहीं देता टैक्स एवेडर्स हैं, उनको शामिल करना बड़ा ज़रूरी होगा। ये तो खैर अब आने वाले दिनों में इसमें सूरत हाल मज़ीद डेवलप होती है, उसमें बात करेंगे। लेकिन ज़रा रुक करते हैं एक बार फिर से शहर कायद का। और जब शहर कायद की बात होती है तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का मसला है, जिस पर हम मुसलसल आवाज़ उठाते रहे थ्रू आउट रमज़ान। हमने आपको बताया स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वजह से कितना जानी माली नुकसान लोगों को उठाना पड़ा, खौफ का शिकार है यहाँ के शहरी। जो ताज़ा वाक़या हुआ है वो भी खौफनाक किस्म का ही है। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल थाने के करीब 5 मुलजिमान ने शहरी को अगवा किया। ना सिर्फ शहरी को अगवा किया बल्कि उसे कार समेत अगवा करके ले। मतलब दीदा दलेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर, कुछ पता चल पाया है कौन ये शख्स था? बिल्कुल, देखें गुलशन थाने के करीब ये 5 मुसल्लह मुलजिमान हैं जिन्होंने शहरी को गाड़ी समेत अगवा किया, जिसका मुकदमा गुलशन थाने में दर्ज कर लिया गया है। इन मुलजिमान ने मस्कन चौरंगी के करीब पहले गाड़ी को रोका, जहां पर जो शहरी था वो चिकन लेकर अब गाड़ी की जानिब जैसे ही गया, जिसका नाम मोहम्मद अली था, तो सामान डिक्की में रखकर वो ड्राइविंग सीट की तरफ गया। तब चारों मुलजिमान गाड़ी के करीब आए और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठे और उस शहरी को अगली सीट से पिछली सीट पर मुंतकिल किया, उसके मुंह पर कपड़ा डाला और वहां से उसको नॉर्दर्न बाईपास ले गए और सुनसान मकाम पे उस शहरी को उतार कर ये वहां से उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। 2021 मॉडल की एक करोला गाड़ी थी, और जो इसमें देखा जा सकता है कि सीधा दिलेरी से ये तकरीबन दोपहर को 12 बजे के करीब का वाकया है, 2 रोज पहले का, जिसकी वीडियो अब सामने आ गई है और पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी, तो कराची शहर की सूरत हाल आपके सामने है, और यकीनन ये जिस दिन बारिश हुई है उस दिन का ये वारदात हमें लग रही है। CCTV फुटेजेस सामने आ जाती हैं, मुलजिमान के चेहरे भी सामने आ जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद उनको सजाएं क्या हुई, ये रेशो और जो जराइम का रेशो है वो मुताबिकत नहीं रखता है। तो आप देख सकते हैं शहरी मोहम्मद अली, दूसरा आप दूसरे मुलजिमान हैं उनको देख सकते हैं, उनकी कार देख सकते हैं, और साथ में इस शहरी का अगवा हुआ गाड़ी समेत। मतलब कि शहर कराची रोज़ाना की बुनियाद पे जो बाहर के लोग रहने वाले हैं वो इतना ज़्यादा अब खौफज़दा हो चुके हैं इससे कि आने से डरते हैं, और सिचुएशन अब ये आ चुकी है कि कभी लोगों को मार रहे हैं स्नैचिंग पे, कोई मजामत कर रहा है तो मार रहे हैं, मजामत नहीं कर रहा तो मार रहे हैं, गाड़ी समेत भी लोग अगवा हो रहे हैं। वायलेंस का जो नया आंसर आया है, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और इस पर एक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन हमने वो एक्शन होता हुआ देखा नहीं। कहा था ईद के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, रमज़ान में नहीं हुए, ईद पर नहीं हुए,
और अभी भी क्राइम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आर्ट एक ऐसा जॉनरा है जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट देता है लेकिन लोगों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उनकी एजुकेशन, उनको एजुकेट भी करता है। और पाकिस्तान में हम अगर शॉर्ट फिल्म्स की बात करें और डॉक्यूमेंट्रीज की बात करें, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, जिसकी मिसाल और जिसकी प्रूफ ये है कि आलमी सतह पर इसका एतराफ़ भी किया जा रहा है और कई अवार्ड्स, कई फिल्में अपने नाम भी कर रही हैं। ऐसा ही एक अवार्ड मिला है पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर को और उनकी दस्तावेजी फिल्म है समटाइम्स इवन द शोर ड्राउन्स, यानी कि अगर मैं इसका उर्दू तर्जुमा बताऊं तो वो ये है कि कभी ऐसा भी होता है कि किनारे डूब जाते हैं। मतलब कि ज़बरदस्त इन्होंने ये नाम जो है सोचा है। अब जब नाम ज़बरदस्त, काम ज़बरदस्त, तो 5वें नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बैनुल-अक़वामी ख़ुसूसी नामज़दगी का इन्होंने अवार्ड भी जीता है। अब सब कुछ हम बता देंगे तो फिर मायरा क्या बताएंगी, तो हमारे साथ मायरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मायरा। कांग्रेचुलेशन। ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। तो ये ज़रा हमें बताइएगा कि क्या कैटेगरी थी, किस कैटेगरी में ये अवार्ड था, कितने लोग और कंपटीशन में थे, ज़रा पहले हमें ये बताएं, फिर हम ज़रा इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आएंगे। जी, पिछले दिनों मैं नेपाल गई हुई थी, तो काठमांडू में एक फेस्टिवल था, नेपाल कल्चरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो वहाँ पे कई बहुत ही उम्दा फिल्में चलीं। तो मेरी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जो कि कराची के साहिली समंदर के पट्टी के बारे में थी। तो बेसिकली फिल्म में फ़ीचर हुई हुई हैं वो मखलूक जो कीचड़ में रहती हैं या परिंदे जो हमारे तिमर के जंगलात के करीब हैं, और वो जो मछेरे और लोग जिनकी ज़िंदगी वाबस्ता है हमारे साहिल पे। तो इट्स अबाउट नेचर इन द सिटी। तो साहिल डूब जाते हैं, ये क्या, इससे हम क्या समझें, क्या इशारा दे रहा है, क्या हमें अलार्म कर रहा है? अच्छा, एक तो वैसे ये है कि जो समंदर का लेवल है वो ये जो मौसम की तब्दीली आ रही है तो इसकी वजह से समंदर पूरे दुनिया में राइज़ हो रहे हैं, और कराची को भी ख़तरा है कि जो इसके साहिल हैं वो डूब जाएंगे। लेकिन वैसे आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द चांद के हिसाब से जो टाइड्स होती हैं तो दिन में 2 दफ़ा समंदर ऊपर चढ़ता है और 2 दफ़ा वो पीछे जाता है। तो वो जो जगह है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरटाइडल जोन, वहाँ पे बहुत ही ख़ास मखलूक जीती हैं। अच्छा। जैसे वो स्नेल्स और आपके समुद्री कीड़े मकोड़े आबी हयात जो फ्लरिश करती हैं इस हैबिटेट में, इन द मार्शी जी बिल्कुल। तो जो मेरी फिल्म है वो उन जानदार चीज़ों के बारे में, और उनका सेफ रखना, उन्हें सेफ रखना कितना इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि कराची के शहरियों के मेंटल हेल्थ के लिए भी कुदरती माहौल को महफूज रखना और उनके लिए एक्सेस हो कुदरती माहौल, साफ़ सुथरा साहिल जो है बहुत ज़रूरी है कराची वालों के लिए भी और वो मखलूक जो वहाँ पे जीती हैं। मायरा, आपने बहुत डिफरेंट, ये अच्छा टॉपिक ऑलरेडी डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी जो आपने कंसीव किया वेरी ब्रिलियंट जो आपने एक एंगल लिया है। जो लोग आ रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं और जो इसमें बना रहे हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड ऑल, उनको आप क्या कहेंगी? कई उसमें प्लेटफॉर्म्स की कमी का शिकवा करते हैं, ऑब्वियसली कई रिसोर्सेज की कमी का शिकवा करते हैं। तो कोई आज आगाज़ इसका करना चाहे, कोई भी देख रहा हो कि मैं इस पे बनाना चाहता हूँ या मैं बनाना चाहती हूँ, व्हाट वाज योर स्टार्ट ऑफ पॉइंट एंड व्हाट लेड यू टुवर्ड्स द होल जर्नी, और यहाँ तक आप फिर कैसे? देखिए जी, कोई भी अगर कोई क्रिएटिव काम करना चाहता है तो आजकल तो हम सबके पास फ़ोन है, और हम तो कहते हैं अगर आप कोई भी कहानी बताना चाहते हैं, हम कराची वालों की अगर बात करें तो आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है तो आप बस बाहर निकलें, आपको अपने घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो अपने घर में ही दरख्तों को फिल्म करते हैं और जो परिंदे आते हैं। अब देखें, पिछले दिन वो स्पैरोज़ का आलमी दिन मनाया गया था, तो वो एक ऐसा परिंदा है जो नायाब होता जा रहा है दुनिया भर में। तो आप अपने घर से भी बाहर ना निकलें और उसकी कहानी आप बता सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए, या तो आप
آپ جو کر سکتے ہیں آپ کسی کیمرے کا انتظار نہ کریں, بس دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے. تو وہی مجھے بس شوق تھا کہ قدرتی ماحول کو ڈاکیومنٹ کرنا, کہانیاں بتانا. ایک چیز جو مجھے دکھتی ہے, جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی اتنے ایڈوانسڈ ہیں, وہاں ایک چینل اگر نیوز کا ہے, ایک انٹرٹینمنٹ کا ہے, تو ایک ان کا ڈاکیومنٹری کا, نیچر سے ریلیٹڈ. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں, شارٹ فلم آپ کی اتنی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے جاننا, اور اگر وہ ایک فلم کی صورت میں ہو تو اسے سمجھنا آسان ہوتا ہے اتنے مشکل ٹاپک کو. لیکن ہمارے ملک میں ایسا کوئی چینل, ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. تو یہ آپ کو کمی لگتی ہے کہیں؟ بالکل اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں اتنے ٹیلنٹڈ ڈاکیومنٹری فلم میکرز ہیں, تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کے لیے کوئی ادھر ادارے ہونے چاہیے جو ان کے پروجیکٹس کو مدد کریں کہ وہ بنا سکیں. We have to create that viewership as well. جی بالکل. ڈاکیومنٹریز مختلف قسم کی ہوتی ہیں, مختلف ان کے فارمیٹس ہوتے ہیں. کوئی بورنگ چیز نہیں ہوتی ہے, اور پاکستانیز اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں اب تو سب کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, تو وہ اس پہ عمدہ چیزیں بنا کے دکھا رہے ہیں. تو فلم فیسٹیولز ہونے چاہیے, اور ایسے فورمز ہونے چاہیے جہاں ہم اپنا کام دکھا سکیں, نہ صرف ملک کے باہر بلکہ یہاں. جب ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں لائک یو, جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہا ہے, تو ملک میں کیوں نہیں اس کے چرچے ہوتے؟ بالکل ہم بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ آگے آنے والے معاملات بہت زبردست. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ بیسٹ آف لک فار دا فیوچر انڈیویجولز. ویل, تو یہ تھی ماہرہ عمر, اور یہ میرا اگین ایک ون آف دا ٹاپکس دیٹ آئی چیریش ٹو ٹاک اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اور اس میں انوائرمنٹ کی اور کلائمیٹ کی اسٹوری ٹیلنگ کرنا جتنا ضروری اب ہو چکا ہے. شو کے مڈ میں بھی ہم آپ بتا چکے کہ اتنی تفصیل سے وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اس کو ایسی لینگویج میں سمجھائیں کہ ان کو باقاعدہ اس میں ویژول ایڈ بھی ہو, ساتھ میں لوگوں کو اس کے اثرات بھی بتائیں, اور آپ پر, آپ کی زندگی پر اس کے کیا اثرات پڑیں, یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے آسان لینگویج میں سمجھانا, انٹرٹینمنٹ کے انداز میں سمجھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے وہ چیز سمجھنا. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے, ویمنس کرکٹ ٹیم, وہ اس وقت مصروف ہے ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کے ساتھ کھیلنے میں. لیکن اس میں ایک بڑی زبردست اسٹرانگ سی پکچر ہے اور ویڈیو جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. حال ہی میں جو اسٹار آل راؤنڈر ہیں پاکستان کی عالیہ ریاض, شی گاٹ میرڈ, اور ناؤ اب ان کے ہینا پینٹڈ ہاتھ ہیں, اور یہی جو ہاتھ ہے انہی ہاتھوں میں کچھ دن پہلے چوڑیاں اور جو ہے وہ زبردست سوری تھی یہ, اور کچھ ہی دنوں بعد یہی سیم ہاتھ جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے جو بولرز ہیں ان کی کٹائی کر رہے ہوں گے, ان کے بیٹسمینوں کی جو ہے وہ بلیاں اڑا رہے ہوں گے. بڑی خوبصورت ہم نے پکچرز بھی دیکھی ہیں, کیا فیصل نے نقشہ کھینچا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو اپنے کام سے کتنی لگن ہوتی ہے. فوراً جی ٹریننگ کے لیے پہنچ گئی ہیں نیشنل اسٹیڈیم, اور 2 روز قبل سابق کپتان بکار یونس کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا, علی بکار, جو کہ خود بھی کامنٹیٹر ہیں, اور ساتھ ہی ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے اب بھرپور انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہے. سو کیا بات ہے جی, زبردست. ایبسلیوٹلی. اور کانگریچولیشنز یس ٹو دی کپل ایز ویل. یہ علی یونس آپ دیکھ رہے ہیں, بائی دا وے بڑی زبردست سی تقریب ہوئی تھی ان کی لاہور میں, اور اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں لاہور کیوں گیا تھا. تو لاہور میں ان کی بڑی زبردست سی تقریب. آپ نے ہمیں بتایا نہیں اور آپ خاموشی سے چلے گئے. بس میں بتاتا تو پھر شاید جا نہیں سکتا تھا, لیکن خیر. تو کانگریچولیشنز ٹو دا کپل, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو عالیہ اینڈ آل دا ٹیم ممبرز کے جو اس وقت ویسٹ انڈیز سے نبرداز میں. اس موقع پہ نا آپ کو بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑا زبردست کام کرتے ہیں, ہم یہاں بھی مشغول, ہم وہاں بھی مشغول. لیکن ٹو آل دا فیمیلز جو کہ ورکنگ وومن ہیں, کام کر رہی ہیں, اور وہ نہ صرف کام کر رہی ہیں, بڑے احسن طریقے سے کام کر رہی ہیں, بلکہ وہ اپنا گھر بھی بیلنس کر رہی ہیں. بھائی ہیٹس آف. آپ کی وجہ سے, جی آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو یہ معاشرہ ہے نا وہ اتنا زبردست رہا ہے, ورنہ تو مرد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں. یہ ایوارڈ اگر ہوتا نا ایک, اب تو میں اس وقت آپ کو یہ فیصل دے دیتی جو آپ آخر کیا کھاتی ہیں. نہیں کھا رہی نا کچھ, اسی لیے تو پلانک کر پا رہی ہیں. کھاتی تو کیسے پلانک کرتی. تو کینیڈین کھاتے ہوئے ہیڈس آف. بائی دا وے پلانک از اے ویری زبردست ایکسرسائز, آپ کو گھر پہ کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائی فائی جم جائیں, آپ کا کور بڑا زبردست بلڈ ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. پلان کر لیجیے گا. پلان کر لیجیے گا. اللہ حافظ.